अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। बस आज ये होगा क्या कहा ही जाता है कि जब छुट्टियां आ रही होती हैं, तो जब छुट्टियों का बिल्कुल करीब आ जाती है तो अपने जहन को ही बता देते हैं कि छुट्टियां आ गई हैं, और जो आखिरी काम के दिन होते हैं ना, उनको हम बिल्कुल ही ठंडा ले रहे होते हैं। अरे यार चलो, अरे यार आज तो हफ्ते का आखिरी दिन है। इतनी बार आपको पता है, मैं फ्राइडे की स्कूल की छुट्टी करता था, घर वाले कहते थे हाँ आज तो वैसे भी जुम्मा है, कर लो छुट्टी, 1.5 घंटे में तुम्हें क्या पढ़ा देंगे। कितनी गलत बात है। आपको पता है जिस दिन छुट्टी का दिन हो उसी दिन छुट्टी करनी चाहिए, और जो काम का दिन हो उस दिन काम करना चाहिए। ख़वातीन और हज़रात, आज का मॉर्निंग स्टार बहुत ही शानदार आप लोगों के लिए हमने लाइन अप किया है। आज योगी वजाहत आपको बैक पेन की एक्सरसाइज सिखाएंगे। योगा बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, और कहते हैं अब तो योगा से ही होगा, तो योगा से ही सब कुछ सही होगा आपकी ज़िंदगियों में। योगी वजाहत आपको बैक पेन की एक्सरसाइज सिखाएंगे। मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब होंगे, मुफ्ती साहब हैं। कोई भी आपका मसला हो जो कि आप रूहानी तौर पे हल करना चाहते हो, कोई वजीफ़ा जानना चाहते हो किसी चीज़ के बारे में, तो आप कॉल करके उनसे बात करके वज़ाइफ जान सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे साथ होंगी शेफ़ मुनीज़ा, उनसा शाह होंगी, जो कि आपको आने वाले हफ्ते का हाल बताएंगी कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। आप कॉल करके उनसा शाह से भी अपने बारे में कुछ पूछ सकते हैं, लेकिन आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ ज़रूर पता होनी चाहिए। इतने ज़्यादा कॉलर्स होते हैं, वो कॉल करके कहते हैं जी हमारी डेट ऑफ बर्थ है 3 मार्च। अब वो 3 मार्च कौन से साल की है, 1947 की है या 42 की है, ये भी तो आपको बताना चाहिए ना। और उसके साथ साथ होंगे आप सबके फेवरेट डॉक्टर खुर्रम मुशीर। अगर आपकी कोई भी स्किन, हेयर, नेल रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई मसला है, तो आप उनको कॉल करके अपने सारे मसाइल जान सकते हैं। ख़वातीन और हज़रात, एक चीज़ जो कि मैं आज जुम्मे के दिन की तवज्जो से आप लोगों से ही कहना यही चाहूँगा, आप लोग कभी भी सदका करते हैं, खैरात करते हैं, लोग कहते हैं कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता ना चले। ये बहुत ही अच्छी आदत है। हम लोग बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं, इंटरनेट पे डालते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम इस नीयत से डाल रहे होते हैं ताकि ये अच्छाई फैले, लोग जाने। लेकिन आजकल इतनी महंगाई है, लोग ये सोचते हैं कि भाई हम अपना पूरा कर लें, अपने घर वालों का पूरा कर लें। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए छोटी छोटी जो आजमाइशें हमारे ऊपर अल्लाह ताला डालता है, उनमें से कुछ इस तरह की भी आजमाइशें होती हैं कि अल्लाह ताला आपको दे के भी आजमाता है और आपसे ले के भी आजमाता है। हमें ये लगता है कि जब कोई चीज़ छिन जाती है तो ही हम आजमाइश में आते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने जब आपको नवाजा हुआ है, जब आपके पास सारी आसाइश है, आपके पास खाने, आपके घर में अगर इतना खाना है जो कि आप जब खाने की टेबल से उठें तो डिशों में बच जाता है, तो अल्लाह ताला ने वाकई में आपको नवाजा हुआ है। तो आप लोगों ने सिर्फ ये ख्याल करना है। आपको पता है आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, जो मुतवस्सित तबके के लोग हैं उनकी ज़िंदगियां बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई हैं, और आपको पता है मुतवस्सित तबके के लोगों में बच्चे भी ज़्यादा होते हैं, और उनकी फिर अब आपको पता है बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनकी ख्वाहिशात पूरी करना वालिदैन का फ़र्ज़ होता है, और जब वो अपने फ़राइज़ पूरे नहीं कर सकते तो वो बच्चों को बहुत मिसट्रीट करते हैं। उन बच्चों का जो मुस्तक़बिल है वो तारीक होता है। तो ख़वातीन और हज़रात, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आजकल के दौर में हमारा जो मुल्क है वो फिर एक मुश्किल दौर से गुज़र रहा है। फ़ाइनेंशियली बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो स्टेबल नहीं है, हालात इकोनॉमिकली बहुत डाउन जा रहे हैं। आप लोगों ने थोड़ा बहुत अपने गरीब बहन भाइयों के लिए करना है। आप अपनी फैमिली में, और मैं आपको बताऊं बेहतरीन चीज़ होती है, अपने करीबी हलके में आप उन लोगों को तलाश कीजिए जो आपके फैमिली में हो, आपके नेबरहुड में हो, आपके वर्क प्लेस पे हो, आपके कोई भी कोलीग्स हो जिनको आप जानते हो, क्या कोई भी ऐसा बंदा हो जो आपके दफ्तर में काम करता हो, आपको पता हो कि यार इसकी तनख्वाह तकरीबन इतनी है, आप अपने तौर पे कुछ भी कर सकें, उसको एक आदत बना लें। अगर आप किसी फैमिली के 2 बच्चों का भी बेड़ा उठा लें तो आप एक बहुत ही बड़ा कार्य खैर कर रहे हैं। काफ़ी सारे इस तरह के लोगों को मैं जानता हूँ जो कि कुछ जिनको समझ में नहीं आता क्या करते हैं, तो मैं उनको समझाता हूँ। आप किसी भी जो कि फैमिलीज़ हों जो कि ज़्यादा वेल टू डू नहीं हो, जो ज़्यादा अमीर लोग नहीं हो, उनकी किन्हीं भी 2 बच्चे की या 1 बच्चे की ताहयात की एजुकेशन को आप फाइनेंस कर दें। आप स्कूल जाएँ, आप स्कूल जाके ये बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, उसकी 4 साल की 3 साल की फ़ीस भरते हो। वो जिस तरह के स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, फ़ीसें भी इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं। तो अगर आप किसी भी फैमिली के छोटे बच्चे की ज़िंदगी में ये तालीम का चिराग जला देंगे, तो आप सोचिए वो बच्चा सारी ज़िंदगी आपको दुआएं भी देगा, और आपने एक सदका जारिया किया है। ख़वातीन और हज़रात, हमारे साथ हैं आप सबकी फेवरेट शेफ़ मुनीज़ा।
अस्सलाम शेफ मुनीज़ा। वालेकुम अस्सलाम, जुमा मुबारक आपको। और आज आप वाकई बहुत अच्छी बातें आपने करी हैं। आज क्या मतलब? मतलब पूरा हफ्ता बेकार था मेरा। नहीं वो नहीं, सब मैं उसको फाड़ के चूरा करके फेंक दूं। आप कुछ नहीं, सिर्फ आज था। आज ज़्यादा अच्छी बात चले देर है दुरुस्त, कभी तो आपको मेरी बात समझ आई। एक बात ऐड करना चाहूँगी इस पर। हमारे यहाँ ना नेकी जो है ना करने का कॉन्सेप्ट ना सिर्फ रमज़ान की हद तक ही महदूद हो जाता है। बाकी 11 महीने जो है ना हम नेकी करने का सोचते भी नहीं है। हम बस कहते हैं रमज़ान में हाँ सदका भी कर दो, खैरात भी कर दो, ज़कात भी दे दो, अच्छा उसकी मदद भी कर दो, उसको कपड़े भी ले दो, अच्छा उसको राशन भी डलवा देते हैं। बाकी 11 महीने भी तो राशन डलवाओ किसी को, बाकी 11 महीने भी तो कपड़ों की बाकी चीज़ों की इमदाद करो। तो ये है कि आप पूरा साल, अच्छा ये भी हम कर सकते हैं कि ज़कात हम रख के पूरा साल उसको भी दे सकते हैं, ठीक है। तो वो भी तो करो। 11 महीने तो आपने ना किसी को पूछा ना कुछ करा। हाँ कभी कोई ऐसी कुछ ऐसा हो जाता है मिसहैप, कोई ज़लज़ला, कोई सैलाब, तो उसमें हम ज़रूर कर देते हैं, लेकिन उसके अलावा हम जो है ना हम सोचते भी नहीं है कि हमारे इर्द गिर्द के लोग। और मैं कहती हूँ आप बहुत आगे तो बहुत दूर की बात है, सबसे पहले अपने नेबर्स में देखें, अपने रिश्तेदारों में देखें, अपने बहन भाइयों में देखें, जो ज़्यादा नीडी हो उसकी हेल्प करें। हम सिर्फ वहाँ हेल्प करने जाते हैं जहाँ हमें लगता है कि हाँ यहाँ हमारी वाह हो जाएगी, तो हम वहाँ हेल्प करें। और शबुनीज़ा कभी कभार ये भी होता है कि आपको, हम लोग खुद ये सोच रहे होते हैं कि अगर हम किसी की हेल्प करेंगे तो उनको लगेगा कि हमने शायद उनकी हतक कर दी है या उनकी इज्जत पे बात आ गई है, या आपको पता है हर इंसान अपना पेट छुपाना चाहता है, कोई भी अपने बुरे हालात नहीं बताना चाहता, लेकिन ऐसे हेल्प करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं ये मानता हूँ, बिल्कुल ठीक है। और आप जिन लोगों की आप बात करें वो सफ़ेद पोश लोग कहलाते हैं, और उनको आप हेल्प बहुत डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सबको दिखाते हुए ही करें, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट ना हो इस तरीके से उसको दें। अल्लाह ताला ने भी कहा है कि जब किसी की हेल्प करो तो सीधे हाथ से जब दो तो उल्टे हाथ को भी पता ना चले। तो ऐसा ही होना चाहिए बिल्कुल। और नेकियां इसी तरीके से करनी चाहिए, और नेकियां करके ना वाकई दरिया में डाल देनी चाहिए, और जो है फिर उसको जो है ना पलट के उनसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। जब हम किसी के साथ अच्छाई करते हैं ना तो हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये हमारी जी हुजूरी करे, तो ये प्लीज़ ना किया करें इस तरह के काम ना। ऐसा होता है। तो फिर आप मुझसे क्यों एक्सपेक्ट करती मैं आपकी जी हुजूरी करूँ? आप जब इतनी बड़ी बड़ी बातें करी तो आपको ये क्यों लगता है कि मैं आप जो पकाएंगी चुप करके खा लूंगा? बताएं। नहीं वो तो होना चाहिए ना, क्या आप जवाब दें। ख़वातीन और हज़रात, आज का द मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं। हमारी लाइव कॉल्स का जो फ़ोन नंबर है वो आपके सामने आ रहा है। आज मुफ्ती साहब हमारे साथ होंगे। कोई वज़ाइफ आप जानना चाहते हो तो आप जान सकते हैं। आपका सवाल क्लियर होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए, फटाफट सवाल पूछिएगा। उनसा शाह होंगी थोड़ी देर के बाद, आप उनसे अपना जायचा जान सकते हैं। और डॉक्टर खुर्रम मुशीर होंगे जिनसे आप अपने स्किन, हेयर, नेल के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी आप जान सकते हैं। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हमारी हमेशा से यही काविश रही है कि आपकी मुलाकात उन शानदार पाकिस्तानियों से करें जो कि पाकिस्तान की सकाफत के लिए, पाकिस्तान का नाम रोशन के लिए पूरी दुनिया में काम करते हैं और पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज पूरी दुनिया में लेके जाते हैं। हमारे साथ आज है अली सूरियो। अली सूरियो का ताल्लुक न्यूजीलैंड से है और वहाँ पे इनकी कंपनी है फ्लेयर एंड फन, और पाकिस्तानी सकाफत को, पाकिस्तानी आर्टिस्टों को ये न्यूजीलैंड लेके जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया लेके जाते हैं, और वहाँ पे वहाँ के कल्चर से हमारे कल्चर को मुतारिफ कराते हैं। अस्सलाम अली, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योरा पाकिस्तान। सबसे पहले तो मैं TV1 और असो साहब का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे आने की दावत दी, और कोशिश कर रहे हैं कि अपने मुल्क की खिदमत करें, अच्छा नाम करें, एक ब्रांड करें, तो उसके लिए मेहनत कर रहे हैं जी। बेहतरीन। अच्छा अली, आप ये कब से कर रहे हैं काम? मुझे बेसिकली तो ये फ्लेयर एंड फन 89 से बेस्ड है। मेरे वालिद मोहतरम मरहूम मुख्तार सूरियो साहब ही यूज्ड टू रन द इवेंट मैनेजमेंट, और फिर 2018 में हमने स्टार्ट किया जिसमें हमने मुख्तलिफ इवेंट्स किए, जैसे सजाद अली साहब के कॉन्सर्ट्स किए, मैनी आर्टिस्ट, साहिं ज़हूर हो गए, शकील सिद्दीकी हो गए। तो इस तरह हम फ़ैशन को भी फ़रोग देते हैं, अपनी ज़बान को हम प्रमोट करते हैं, हम खाते पीते क्या है, सो वी वर्क इन ऑल कैपेसिटी। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बात बताएं, रिस्पांस इनिशियली कैसा होता है जब आप वहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं? जी जी। आप टारगेट पाकिस्तानी कम्युनिटी को ही करते हैं वहाँ पे? नहीं जी, हम लोग बेसिकली न्यूजीलैंड बेस्ड इवेंट मैनेजमेंट हैं,
हम पूरी न्यूजीलैंड की जो ऑडियंस है उनको करते हैं, जिसमें जो उनकी माओरी कौम है उनको करते हैं, पाकिस्तानीज़ हो गए, बांग्लादेशी हो गए, और जो हमारे ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में, क्योंकि म्यूज़िक की कोई लैंग्वेज नहीं होती। एंड टू बी ऑनेस्ट, पाकिस्तानी म्यूज़िक, पाकिस्तानी आर्टिस्ट को बड़ा रिस्पेक्ट, बड़ा सराहा जाता है, उनको सुना जाता है, और म्यूज़िक की बड़ी कदर है, क्योंकि हमारे एक्सट्रीमली टैलेंट है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, पाकिस्तान के बाहर बहुत अच्छे टैलेंट्स है, एंड वी आर पैशनेट अबाउट इट। अच्छा, अभी लेटली अपने कौन कौन से कॉन्सर्ट्स के, क्योंकि कोरोना वायरस के बाद तो ये इवेंट्स का सिलसिला बिल्कुल ख़त्म हो गया। जी, अच्छा, इत्तेफाक ऐसा है कि कोरोना वायरस में लॉकडाउन बड़ा स्ट्रिक्ट था, और न्यूजीलैंड में तो बाहर ही नहीं निकल सकते थे, तो हम तो कैद में थे। तो जब लॉकडाउन ख़त्म होता था, हमें थोड़ा सा टाइम मिलता था, तो हम न्यूजीलैंड बेस्ड जो आर्टिस्ट हैं, पाकिस्तानी हो गए या मुख्तलिफ आर्टिस्ट हो गए, उनको प्रमोट करते थे। रिसेंटली अभी मैंने ज़फ़री ख़ान साहब के साथ मीट एंड ग्रीट का ट्रिप किया, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का। नसीबुल्लाल जी के अभी इवेंट्स हुए हैं, उनको किया है। पश्तून कल्चरल इवेंट हमने किए हैं, जिसमें करण खान एक सिंगर हैं, उनको किया है। एक कोक स्टूडियो की सिंगर थी अलिसिया डाइस, उनका भी अभी मैं रिसेंट करके ही आया हूँ। एंड देन डाउन द ट्रैक अभी हमने अनाउंस किया आरिफ लोहार साहब को हम कर रहे हैं, जाबिर अब्बास का कर रहे हैं। सो देयर आर मेनी इवेंट्स लाइंड अप। ठीक है, और ज़्यादातर ये म्यूजिकल इवेंट्स हैं। म्यूज़िक भी होते हैं, फैशन शोज़ को भी हम प्रमोट करते हैं इन्हीं इवेंट्स में, यानी कॉन्सर्ट के बीच में फैशन शो जाता है। नो, वो सेपरेट हम ऑर्गेनाइज करते हैं, डिपेंड्स कि क्या चल रहा है। अब ईद का फेस्टिवल है, तो उसमें क्या है, ईद मेला हम ऑस्ट्रेलिया में प्लान कर रहे थे कि हमारा कल्चर जो है, हमारा यूथ पाकिस्तान से भी जाए, उनको भी हम प्रमोट करें। स्पेशली मैं ये देख रहा हूँ कि आपके यहाँ शेफ़ भी बड़े अच्छे हैं, खाने का बड़ा हमारा है, तो हम शेफ़ के प्रोग्राम्स, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में खाना, क्योंकि देखिए हमारे पाकिस्तान का खाना बड़ा ब्रांडेड और बड़ा टेस्टी होता है, उसको बड़ा पसंद किया जाता है। तो हमारा एक प्लान ये भी है कि जी हम अपने कुछ शेफ़ जो हैं उनको मुतारिफ़ कराएं और कुछ प्रोग्राम्स करें। तो ज़बरदस्त, हमारे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त शेफ़ है, शेफ़ मुनीज़ा। इनको हम जहाँ भी मुतारिफ़ कराते हैं, उसके बाद फिर हम अपने कान ही पकड़ते हैं कि हमने क्यों मुतारिफ़ करा। हाँ, वो ज़ाहिर जो ज़्यादा रिस्पेक्टेबल होते हैं उनको उनका नाम लेते हुए भी कान पकड़े जाते हैं ना। बिल्कुल, शेफ़ मुनीज़ा। मैंने देखा कि आप बड़े मेटिकुलस तरीके से आपने किन्नू को साफ़ किया, सो आई कैन सी कि माशाल्लाह। नहीं, शेफ़ मुनीज़ा ऑफ कोर्स एक बहुत ही शानदार शेफ़ है। देखिए, जिस तरह डॉक्टर के हाथ में शिफा होती है, हाँ जी, उस तरह आई थिंक शेफ्स के हाथ में जायका होता है। जायका होता हर है, किसी के हाथ में नहीं होता। ये बड़ा पेशेंस का काम है, मेरे से तो अंडा भी नहीं बनाया जाता। हाँ, सही जी, बड़ा मुश्किल है जी। असफर को तो बर्फ जमाना भी नहीं आता। क्या चीज़? असफर को तो बर्फ जमाना भी नहीं आता। मैं हथेली बस सरसों जमा लेता हूँ। आप जमा सकती हैं हथेली बस? नहीं, वो मेरा काम नहीं है। तो आप मुझसे क्या, आप भाई बहुत आगे हैं, मैं बहुत पीछे हूँ आपसे। अच्छा अली, मुझे एक बात बताएं कि कभी ये भी होता है ना कि जब आप पाकिस्तानी स्टार्स को लेके जाते हैं, क्योंकि हम कभी हम लोग जब कभी व्हेनेवर आई ट्रैवल फॉर दीज इवेंट्स, तो चंद एक आर्टिस्ट होते हैं जो कि थोड़ा सा टेंट्रम क्रिएट करते हैं, ऑर्गेनाइजर्स के लिए थोड़ा मसला क्रिएट करते हैं। कोई इस तरह का तजुर्बा रहा आपका? ये आपने बड़ा गहरा तार छेड़ दिया है। तो होता ही है कि देखिए आर्टिस्ट जो होते हैं ना, उनके अंदर होना भी चाहिए थोड़ा सा एक एटीट्यूड होना भी चाहिए, एज लॉन्ग एज के हमें कोई परेशानी ना हो। और क्योंकि फैंस हैं, ऑडियंस है, बड़ा उनको प्यार करती है, बड़ा सराहती है। तो हमारे बड़े एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि जैसे जी मैं क्या आपसे शेयर करूं, बड़ा एक छोटा सा वाक़या हुआ था कि जी एक आर्टिस्ट थे और उनकी ट्रैवलिंग में थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस है, क्योंकि न्यूजीलैंड इज़ टू फार, 17 आवर्स की ड्राइव है, सॉरी फ्लाइट है, माय बैड। तो वो थोड़ा सा सीट्स का उनको कुछ इशू था, तो हमें काफ़ी तसल्ली कराई उन्होंने, बट ये है कि इट वाज ऑल गुड टू गो। अच्छा, जी, होते रहते हैं मामलात। हमारे पास कुछ तस्वीरें हैं अली की, तो हम वो देखते हैं और अली से पूछते हैं ये कब की पिक्चर्स है। जी अली, आप भी गाते हैं? ये मेरा पहला शो था जिसमें मैं पहली दफ़ा स्टेज पे आया था। अच्छा। और पहली दफ़ा मैं ऑडियंस का शुक्रिया और ये 2018 है? 2018 की तस्वीर है मेरी, सजाद अली के जो हमने शो किया था। ये अब हम रिसेंट अनाउंस किया है इनका टूर। और ये कब है? ये होने जा रहा है अब ईद के बाद, हम प्लान कर रहे हैं कि जी हम जाबिर अब्बास का। वेरी नाइस, एक्सीलेंट। ओफ, ये तो खचा खच भरा। जी, ये बेसिकली वोडाफोन अवार्ड फंक्शंस हमने मैनेज किया था, वी वर पार्ट ऑफ इट। अच्छा। और बड़ा अच्छा शो था ये। सजाद अली के तो फैंस पूरी दुनिया में भाई, माशाल्लाह, क्या बड़े स्टार हैं। चले
ये हमारे एक है पड़ोसी मुल्क के अफसाना खान, बड़ी फेमस आर्टिस्ट हैं। साईं ज़हूर का जो हमने कॉन्सर्ट किया था। अफसाना खान तो इंडिया से हैं। जी 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 बिल्कुल, उनका शो किया था। ये न्यूजीलैंड बेस्ड लोकल इवेंट्स जब हमने किए थे ड्यूरिंग लॉकडाउन, और उसमें आइडिया ये था कि चाइनीज़ रेस्टोरेंट में पंजाबी चक दे फटे के नाम से इवेंट किया था जी। ये वही अवार्ड्स की थी जी। वेरी नाइस। शाजिया जी बेहतरीन। शाजिया भी बहुत ही कमाल की सिंगर है। आपने शाजिया के साथ भी किया इवेंट? नहीं, उनके साथ नहीं किया, लेकिन प्लान है इंशाल्लाह ताला जी। बहुत अच्छा टैलेंट है। अच्छा, ये कहाँ की पिक्चर है? ये बेसिकली अभी जब फ्लड आया था पाकिस्तान में, तो हमने डोनेशन किया था थ्रू मीडिया, और हमने जो होता है वो उसकी कैंपेन थी। ये मीट एंड ग्रीट था जी। बेहतरीन, ज़बरदस्त। ख़वातीन और हज़रात, बहुत सारी तालियां अली के लिए। अली, आप बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से एक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी बात यही होती है कि उसकी रीच और उसकी ऑडियंस बढ़े, और हम एट द मॉर्निंग स्टार आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। थैंक यू वेरी मच। यू डूइंग अ वंडरफुल जॉब, और हमारी यही दुआ है कि आप और कामयाबियों का सफ़र तय करते हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी को वज़ाइफ की रोशनी में गुजारेंगे तो आसानियाँ हमारी मुंतज़िर होंगी। हमारी ज़िंदगियों में बहुत ही बाबरकत वाली हमारी ज़िंदगी होगी, बरकतें होंगी, रहमतें होंगी, क्योंकि अल्लाह ताला का जो कलाम है वो बरकतें और रहमतें लाता है। नागहानियों से हमें बचाता है, बला आफात से बचाता है, हमें और हमारे प्यारों को महफूज रखता है। तो अल्लाह ताला का जो कलाम है उसको हमें अपनी एक आदत बना लेनी चाहिए। हमारे साथ हैं हमारे बहुत ही हर दिल अजीज़ मुफ्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब। मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरह आप जानते हैं आज जुम्मे का दिन है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि किसी अलालत की वजह से, किसी बीमारी की वजह से जुम्मे की नमाज़ मस्जिद में नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए क्या अहकाम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मदऊ किया। अल्लाह ताला आपकी इस मोहब्बत को कबूल फ़रमाएँ। देखिए, आज जुम्मे का दिन है, बाबरकत दिन है, ये यौम मशहूद है। हदीस पाक में फ़रमाया गया, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जुम्मे के दिन जो दुआएँ मांगी जाएँ उसमें एक साथ ऐसी होती है कि बंदा जो कहता है, जैसा मांगता है, वो मांग उसकी दुआ कबूल हो जाती है। तो सबसे पहले तो आज इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं दुआ गो हूँ कि तुर्की में, शाम में जो ज़लज़ला आया है, जो आफत आई है, और इस वक्त वहाँ पर हज़ारों नहीं लाखों मुसलमान अज़ियत में मुब्तला हैं। अल्लाह ताला उन पर करम फरमाए, और जो फ़ौत हो गए अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके लवाहिक़ीन को सब्र अता फरमाए। फिर आते हैं आपके सवाल की तरफ। देखिए, शरीयत मुताहरा ने जुम्मे की नमाज़ को फ़र्ज़ कहा है। तो जो शख्स जुम्मा अदा करने पर कादिर नहीं, तो वो ज़ोहर की नमाज़ अदा करेगा। उसमें मुसाफिर भी शामिल है, उसमें औरत भी शामिल है, क्योंकि शरीयत ने उस पर लाजिम नहीं किया। इसके अंदर ऐसा बीमार जो चल कर मस्जिद तक नहीं जा सकता, क्योंकि जुम्मे के लिए जामा मस्जिद होना शर्त है। मजमे का होना? जी जी, जामा मस्जिद होना, जहाँ लोग जमा हो, बड़ा मजमा हो। तो अब वो वहाँ तक चल कर नहीं जा सकता, अलील है, माजूर है, या हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज है और वहाँ से जाना उसका मुमकिन नहीं है, तो वो ज़ोहर की नमाज़ वहीं अपने मकाम पर रहकर अदा करेगा घर में। जी, ज़ोहर की नमाज़। और ये मैं एक और अर्ज़ कर दूँ कि अगर कोई शख्स जुम्मे के दिन ज़ोहर की जमात करवाना चाहे, यानी वो चाहता है कि ज़ोहर की जमात करवा लें, हम चले जुम्मा नहीं पढ़ने जा रहे हैं, तो जमात करवाना भी मना है। अच्छा। अगर मैं और आप फॉर एग्ज़ाम्पल हम सफ़र में हैं और हम चाहते हैं कि हम जुम्मा पढ़ लें, जब जुम्मा नहीं है अब, तो अब हम चाहते हैं कि हम जमात करवा लें, तो जमात करवाना जायज़ नहीं है, बल्कि मैं भी अपनी नमाज ज़ोहर की पढ़ूँगा, आप अलग पढ़ेंगे। जी, इस तरह। अच्छा, अलग-अलग पढ़ी जाएगी। अच्छा, मतलब वो उसके साथ नहीं पढ़ी खुद, ताकि हाँ, ताकि इज्तिमाइयत फोत ना हो ना जुम्मे की। अच्छा अच्छा। क्योंकि जुम्मे को इसलिए रखा गया है कि मुसलमानों की एक कसरत नज़र आए। अच्छा मुफ्ती साहब, एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, मैं ज़्यादातर वो सवाल भी पूछता हूँ जो मुझे कन्फ्यूजन में कभी रखते हैं। वो तो देखिए, जिस तरह पहले के ज़माने में सफ़र के हालत में कहा था कि सफ़र की हालत में सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ लेने चाहिए, सफ़र की हालत में ये कर लेना चाहिए, उससे पहले तो सफ़र के तरीके भी अलग थे। अब तो आप 2 घंटे में जहाज़ से दूसरे मुल्क पहुंच जाते हैं और वहाँ पे आप अपने घर से बेहतर होटल में होते हैं,
मतलब लेकिन बहुत सारे लोग भाई हम तो सफ़र में सिर्फ फ़र्ज पढ़ लेते हैं, तो इसके लिए क्या काम है ये बताएं। देखिए आपने भी सुना होगा और पढ़ा होगा कि नमाज जो फ़र्ज़ हुई ना वो सफ़र मेराज में हुई। मेराज का भी महीना है जी, रजब शरीफ का महीना। तो सफ़र में नमाज फ़र्ज़ हुई और मेरे ख्याल में दुनिया कितनी ही तरक्की कर गई है और तरक्की शायद कर जाए इससे भी आगे, मज़ीद टेक्नोलॉजी आ जाए, मज़ीद इंसान घंटों का सफ़र मिनटों नहीं सेकंडों में तय करे, शायद इससे भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ जाए, लेकिन सफ़र मेराज से ज़्यादा तेज़ सफ़र कोई नहीं हो सकता कायनात में। मतलब जो हुजूर ने सफ़र किया, तो अब जो उस नमाज में फ़र्ज़ हुई तो उलमा ने लिखा कितना ही आराम हो, चूँकि शरीयत एक आराम है, शरीयत ने जो हुक्म दे दिया वो हुक्म क़यामत तक है, बिल्कुल पत्थर पे लकीर है, पत्थर पे लकीर है, वो तब्दील नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है। तो अब सफ़र में जब शरीयत ने कह दिया कि आपने कसर करनी है 4 रकत वाली को 2 रकत पढ़नी है, तो अब चाहे सफ़र कितना छोटा हो, कितना मुख्तसर हो जाए, महीनों का सफ़र घंटों में तय हो जैसे होता है, ये तकलीफ दे हो आराम दे हो जो भी हो, बस वो कसर ही पढ़नी है। तो याद रखें कि सही रिवायत के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सफ़र के मुताल्लिक़ आक़ा दो जहां ने फरमाया सफ़र अज़ाब के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। अज़ाब के टुकड़ों में से कितना ही राहत वाला हो, लेकिन जिस तरह आप अपने घर में रह सकते हैं, होटल में कितना ही आराम हो भले, लेकिन अपने घर की तरह राहत तो नहीं होगी ना। बिल्कुल, जो आपको सहूलत, जो आराम, जो सुकून घर के अंदर ये सबसे बड़े ज़हनी सुकून, क्योंकि वहाँ आप एक मकसद लेके जाते हैं, एक टाइम टेम्परेरी तौर पर जाते हैं और काम के लिए यूजुअली जाते हैं, तो एक हमारे दिमाग में टेंशन भी होता है काम मुकम्मल करना है। और घर में तो आपको अगर आप सुबह लेट भी होगा तो मतलब घर वाले हैं, अहलिया खाना हैं, बच्चे हैं, आप 70 काम आपके कर सकते हैं, लेकिन जब आप होटल में हैं तो आपको सब काम खुद ही करने हैं। खुद ही करने, बिल्कुल सही व्यवस्था। हमारे साथ आबिद साहब की कॉल है कराची से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका, खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्रिया। आबिद साहब क्या सवाल है आपका? और काजी साहब आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज बड़ा अच्छा प्रोग्राम लग रहा है, डीजिंग प्रोग्राम आप कर रहे हैं और बता रहे थे। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा कि ब्लड प्रेशर आजकल टेंशन के दौर के अंदर हर आदमी परेशानी का शिकार है और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर हो रहा है, चाहे वो खाने में मिलावट हो, चाहे वो दीन से दूरी हो और परेशानी हो, अल्लाह पे एतबार ना हो। थोड़ा सा इसके बारे में कोई वजीफा सब बता दें कि बंदा इन टेंशन से दूर रहे और इस रूहानी इलाज ब्लड प्रेशर शुगर वगैरह जो चल रही है इसके मामले में जरा बता दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका होगा। नवाजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, आपको ऑन एयर मुफ्ती साहब जवाब दे रहे हैं। जी मुफ्ती साहब, ब्लड प्रेशर मैं ये कहूँ कि हर तीसरे शख्स को है ये मसला, तो शायद गलत ना हो। अच्छा, डॉक्टर्स ही ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह वजीफ़ा अर्ज़ करता हूँ, लेकिन उससे पहले चंद बातें मैं अर्ज़ करूँगा। मुफ्ती साहब सॉरी टू कट यू, हमें लेना है एक ब्रेक। जी जी। और मुफ्ती साहब ये सारी बातें और वजीफ़ा आबिद साहब का ब्रेक के बाद बताएंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलता है आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हमारे मुफ्ती साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। कोई भी आपका सवाल हो, कोई भी परेशानी हो तो आप कॉल करके उसका हल जान सकते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले आबिद साहब ने कराची से कॉल करके पूछा था कि ब्लड प्रेशर के लिए अगर कोई वजीफ़ा हो तो। बहुत आसान सा वजीफ़ा है और यह 7 दिन का अमल है। 7 दिन का अमल ब्लड प्रेशर हाई के लिए। अच्छा, लोगों के लिए तो ज़ाहिर से कमज़ोरी वगैरह की वजह से लो होता है, लेकिन जब हाई होना शुरू होता है तो ज़ाहिर से बात है मसाइल इस तरह खड़े होते हैं कि बाज़ का दिमाग के रख पड़ने के चांसेस होते हैं और दीगर मसाइल खड़े हो जाते हैं। तो इसके लिए बहुत आसान सा मुख्तसर सा एक वजीफ़ा है, दिन में 1 मरतबा करना है। 2 दिन में बेहतर हो जाए तब भी 7 दिन अमल पूरा करना है। करना रोज़ाना 1 मरतबा है। क्या तरीक़ा है कि सुबह जिस वक्त आप बेदार हों, अगर फजर पढ़ के सो जाते हैं तो फजर के बाद जब आप उठें 10 बजे 11 बजे तब भी ये कर सकते हैं, या रात में करके रख लें। क्या है कि सूरह यासीन शरीफ मुकम्मल पढ़नी है और 1 मरतबा पढ़नी है बस। नंबर 1, आप जानते हैं कि सूरह यासीन शरीफ में 7 मुबीन आते हैं। हर मुबीन में 7 मरतबा रुक कर 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है और सूरह फातिहा से पहले हर मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़नी है। जैसे एक मुबीन आया उस पर आप रुक गए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह फातिहा, फिर आगे पढ़ना शुरू कर दिया, फिर मुबीन आया, फिर इस तरह रुक गए और फिर सूरह फातिहा। ये आपने पूरा पढ़ लिया 1 मरतबा। फिर पानी पर 1.5 लीटर पानी पर बोतल पे जितना आप पी सकते हैं दिन भर में,
आपने वो दम कर लिया और उसको ही पानी को पीना है, उसमें मिला भी सकते हैं। अगर कोई 2-3 बोतलें पीना चाहता है तो वो मिला भी सकता है। तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में ये ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। अब 7 दिन में ये देखें कि ये फॉर एग्जाम्पल मतलब 120 वाला 200 था और 80 वाला 180 था, तो अब अगर ये 25-30% नीचे आ गया है, तो एक हफ्ते में 25-30% नीचे आया है, तो उस हिसाब से 2-3 हफ्ते अमल करेंगे इंशाल्लाह। ये एक बार के लिए नहीं, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए इंशाल्लाह ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा। बेहतरीन बात, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत सारे लोग हैं जो फजर की नमाज के वक्त जब खुतबा हो रहा होता है या क़िरात हो रही होती है या अकामा जब पढ़ा जा रहा होता है, बहुत सारे लोग हैं कि वो सुन्नतें पढ़ना शुरू हो जाते हैं, जबकि मैंने ये सुना था कि ये हुक्म है कि जब भी कुरान शरीफ की तिलावत हो रही हो तो कोई और काम मत करें, वो सुने, खामोश रहें। देखिए कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहो, यह हुक्म है कुरान में मुतलक। लेकिन फ़जर की नमाज की जो सुन्नतें हैं, पहली बात तो ये खुतबा सिर्फ जुमे में होता है ना, फ़जर में खुतबा नहीं होता है। दूसरा ये कि फ़जर की नमाज में जो सुन्नतें हैं और आम जो नमाज हैं, जैसे ज़ोहर की नमाज है उससे पहले सुन्नतें हैं, असर की नमाज है उससे पहले सुन्नतें हैं, इशा की नमाज है उससे पहले सुन्नतें हैं। तो इन 3 नमाज़ों में हुक्म यह है कि जब आप पहुँचे और इमाम ने जमात कायम कर दी है तो अब आप सुन्नतें अदा नहीं करेंगे, बल्कि आप फ़र्ज़ में शामिल हो जाएंगे जी, ताकि फ़र्ज़ फौत ना हो। ठीक है, चाहे ज़ोहर की सुन्नतें मुअक्कदा हैं, यानी लाजमी है पढ़ना, मना माफ़ नहीं है, लेकिन फ़जर की सुन्नतों के बारे में हदीस सबक में बहुत ताकीद आई है। बल्कि बाज़ उलमा ने यहाँ तक फरमाया कि ये करीब बा वाजिब है, यानी वाजिब के करीब करीब है। और सही हदीस के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़जर की सुन्नतें अदा करो, क्यों? चाहे तुम्हें घोड़ों की टापों से रौंद दिए जाने का खौफ हो, यानी इतनी ताकीद आई है। तो इसलिए उलमा फरमाते हैं कि जब फ़जर की सुन्नतें इमाम पहुँचा और उसको यकीन है कि वो जमात पालेगा, उसका यकीन है कि वो कम अज़ कम क़ादा अखीरा, यानी जब तशहुद में बैठते हैं उसमें बैठ जाएगा और वो इमाम के साथ शामिल हो जाएगा, तो फिर वो पहले सुन्नत अदा करें, छोटी छोटी तिलावत करके सुन्नत अदा करें, फिर इमाम के साथ शामिल हो। चूँकि ये हदीस में आ गया है, लिहाजा अब ये अदा करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर ऐसा है कि उसको लगता है कि ये 2 रकात फौत हो जाएंगी, तो फिर वो उस वक्त फ़र्ज़ अदा कर ले, फिर जब सूरज तुलू होकर 20 मिनट ऊपर हो जाए तो फिर ये सुन्नतें अदा कर ले बाद। अच्छा वो मुफ्ती साहब, यही चीज़ उन लोगों के लिए भी है जो, क्योंकि काफ़ी ख़वातीन घर में नमाज़ पढ़ रही होती हैं, किसी वजह से उनकी नमाज क़ज़ा हो गई, तो वो क़ज़ा में तो कहते हैं फ़र्ज़ी खाली पड़े जाते हैं, तो वो क़ज़ा में सुन्नतें भी अदा कर सकते हैं। जैसे मोहब्बत में तो आपको पता है जो लोग इबादत मोहब्बत में करते हैं। देखिए शरीयत का हुक्म अपनी जगह है ना जी, मोहब्बत अपनी जगह है। एक है तकवा, एक सिस्टम है जी, एक तकवा है कि अगर आपकी मोहब्बत, जैसे आपने कहा मोहब्बत रसूल में, मोहब्बत उल्फत में और इबादत की मोहब्बत में, वो एक तकवा अलग है और एक फतवा है कि शरीयत क्या कहती है इस बारे में। तो शरीयत ने हमें ये बताया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो सुन्नतें हैं, वैसे तो ये अगर ज़ोहर की नमाज आपकी निकल गई और ज़ोहर आप अदा करें तो सिर्फ फ़र्ज़ अदा करेंगे, असर सिर्फ फ़र्ज़ अदा करेंगे, इशा सिर्फ फ़र्ज़ और वितर अदा करेंगे। लेकिन फ़जर की सुन्नतों की चूँकि ताकीद बहुत आई है, जैसे मैंने कहा कि ये करीब बा वाजिब है, यानी वाजिब तो नहीं लेकिन वाजिब के करीब करीब है, तो अब हुक्म ये है उसके बारे में शरीयत मुताहरा का कि बाद में भी अगर ज़वाल से पहले पहले कोई फजर की नमाज क़ज़ा हो जाती है और वो सुन्नत अदा मतलब वो फ़र्ज़ अदा करेगा तो सुन्नत भी अदा करे। क्योंकि एक सफ़र के मौके पर नबी करीम अलैहिस्सलाम जब वापसी हो रहे थे कस्बे से, तो नमाज क़ज़ा हो गई थी फजर की और सूरज चढ़ आया था, तो हुज़ूर ने सदका भी दिया था और सुन्नतों के साथ फजर अदा फरमाई थी। अच्छा, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया मौलवी साहब, क्योंकि आपको पता है ये चीज़ें बहुत लोगों की कन्फ्यूजन होती हैं, जो कि हमारा फ़र्ज़ है कि हम आज के दिन निकले करें। हमारे साथ शबाना की कॉल है फैसलाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम शबाना। सर मैं ना मुफ्ती साहब से सवाल है कि ना अम्मी की ना आंखें खराब, उसके लिए ना कुछ अच्छा सा वज़ाइफ बता दें। ठीक है, अम्मी की इनकी वालदा की आंखों में काला मोतियाँ उतरा हुआ है। अल्लाह करीम शिफाए कामिला जिला अता फरमाए। पहले तो हदीस सबक सुन लेंगे, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को आँखों से आज़माया, यानी वो आँखों की ऐसे मर्ज़ में बीमारी में मुब्तला हो गया कि जिससे नाबीना हो सकता था, काला मोतिया उसी में आता है।
तो हुज़ूर ने फरमाया फिर उस पर सब्र करें। तो फरमाया अल्लाह के यहाँ पता है क्या बदला है उसका? फरमाया जन्नत है। खैर हम दुआ गो हैं अल्लाह तबारक व तआला इनके वालिदा मोहतरमा को शिफाए कामिला आजिल अता फरमाए। इसके लिए एक बेहतरीन वजीफ़ा है, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ना है। अच्छा, आयतुल कुर्सी में थोड़ा सा एक फ़र्क है, क्या है? वैसे तो आयतुल कुर्सी पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं कि घर से निकले आप तो हदीस पाक में आता है कि एक बार आयतुल कुर्सी कोई पढ़ ले तो मेरे आका ने फरमाया 70,000 फरिश्ते उस वक्त तक उसकी हिफाजत करते हैं जब तक कि वो घर दोबारा ना लौट आए। जैसे आप सफ़र में जा रहे हैं, हज पे जा रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, शहर से बाहर जा रहे हैं, अब आयतुल कुर्सी पढ़ लें, जब तक आप लौटेंगे नहीं, और दम कर लें अपने ऊपर, तो जब तक आप लौटेंगे नहीं 70,000 फरिश्ते आपकी हिफाजत करते रहेंगे। अंदाज़ा लगाए कितना ज़बरदस्त प्रोटोकॉल है, यानी कोई वज़ीर आज़म का भी ऐसे प्रोटोकॉल नहीं कि 70,000 फरिश्ते। ये तो, और ये भी है नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, हुज़ूर ने फरमाया जिसने फ़र्ज़ नमाज के बाद एक बार सूरह फातिहा पढ़ी, फरमाया उसके और जन्नत के दरमियान एक ही चीज़ हाइल है। साहब ने पूछा रसूलल्लाह कौन सी चीज़? हुज़ूर ने फरमाया मौत, यानी वो मरेगा और अल्लाह उसको जन्नत अता फरमाएगा। तो लिहाजा फ़र्ज़ नमाज के बाद किसी ही बीमारी आँखों की, मैंने खुद 12 साल चश्मा लगाया है, 12 साल चश्मा लगाया, अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बारीक से बारीक दूर की चीज़ पढ़ सकता हूँ। मैंने खुद ये वजीफ़ा पढ़ा है और मैंने जिनको दिया अल्हम्दुलिल्लाह सबको इसका फ़र्क आया है और बहुत आसान है। आयतुल कुर्सी आम सबको याद होती है। आयतुल कुर्सी एक अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है। जो मैं आपको अर्ज़ कर दूँ कि जो भी वजीफ़ा बताया जाता है अव्वल आखिर दुरूद पाक लाजमी है। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़े, दुरूद पाक ज़रूर पढ़े, नंबर 1। और एक एक दफ़ा अव्वल आखिर एक मरतबा। बाज़ वज़ाइफ होते हैं कि उनमें तादाद होती है मुकर्रर, 11 मरतबा पढ़ना है, 3 मरतबा पढ़ना है। जी जी। तो अब आयतुल कुर्सी पढ़ते पढ़ते जब आप पहुँचे ना इन अल्फाज पर, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, तो ये इस तरह उंगलियां बंद कर लें और उंगलियां बंद करने के बाद हाथ जो है अपने इन आँखों पर यूँ रख लें और अब 11 मरतबा वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा ये उंगलियां रख के पढ़नी है। आखिर में ये हाथ हटा लें, वहुवल अलीयुल अज़ीम, दम किया और आँखों पर यूँ फेर लें। सैयद आला हज़रत फ़ज़ल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, फरमाया कि पैदाइशी नाबीना भी हो ना अगर कोई शख्स, यानी माँ के पेट से आंखें आई नहीं उसकी, और यकीन कामिल से पढ़े तो अल्लाह उसकी अब आंखें रोशन फरमा देगा। तो काला मोतिया क्या चीज़ है? बिल्कुल सही। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह पाक जो आंखों के मर्ज़ मुब्तला है अल्लाह करीम उन्हें शिफाए कामिला आजिल अता फरमाए। लेकिन वज़ाइफ में मैं एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा, वज़ाइफ में यकीन और एतमाद ही बहुत ज़रूरी है। हाँ, एक बिल्कुल यकीन होना चाहिए, आपको एक फेथ होना चाहिए कि ये चीज़ हो जाएगी। हमारे साथ एक कॉलर है, खुरम साहब हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम खुरम। वालेकुम सलाम। जी खुरम, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल था कि कभी कभी हम सफ़र में होते हैं या ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पर हम जूते उतार नहीं सकते, तो हम जूतों में नमाज पढ़ लेते हैं, तो इसके बारे में मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। सफ़र में कभी कभी होते हैं जूते नहीं उतार सकते और नमाज भी पढ़नी होती है, तो उसके लिए क्या अहकाम? देखिए, नमाज के जहाँ फ़राइज़ हैं वहीं शराइत भी हैं, और नमाज के शराइत में एक शर्त ये भी है कि पाक हो, नमाजी पाक हो, उसके कपड़े पाक हों, और जिस जगह नमाज पढ़ रहा है वो जगह भी पाक हो। ठीक है। अब अगर वो जूते नहीं उतारता, अव्वल तो अदबन ही है कि जूते उतारें, लेकिन आपने सवाल में सुना कि उन्होंने कहा कि मुमकिन ही नहीं है कि शूज़ उतार सकें, मुमकिन नहीं कि चप्पल दूर कर सकें, तो उसके लिए सिर्फ इतनी शर्त है कि चप्पल पाक होना चाहिए, किसी किस्म की नजासत, यानी चप्पल को उठा के देख ले नीचे कि कोई नजासत गंदगी नहीं है तो बेशक नमाज अदा करें। ये उलमा ने फरमाया कि जब नमाज जनाजा पढ़ने जाते हैं आप और आपके शूज़ वगैरह ये चप्पल वगैरह पाक हैं और आप पहन के नमाज अदा करते हो, बिल्कुल नमाज अदा हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सही है। आई होप खुरम साहब आपको आपका जवाब मिल गया होगा। मुफ्ती साहब, आप जानते हैं मुफ्ती इमरान उल्लाह कल्याणवी साहब हमारे दिल के बहुत करीब, हमारे बड़े ही करीबी भाई हैं, दोस्त हैं, हमारे बिल्कुल उस्तादों की तरह हैं। वो उनकी एहलिया की अभी चंद दिन पहले वफ़ात हो गई है, तो हम चाहते हैं कि आप उनके लिए दुआ खैर कर दीजिए। अल्लाह पाक उन पर रहम फरमाए, अल्लाह पाक उनके दर्जा बुलंद फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदेद कहते हैं। मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप कोई भी
आपका सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी ऐसी कन्फ्यूजन हो मज़हब को लेके, अपनी नमाज़ों को लेके, या किसी मुश्किल से आप गुजर रहे हैं और आप कोई वजीफ़ा जानना चाहते हो, उस मुश्किल से निकलने के लिए आप हमें कॉल करके मुफ्ती साहब से लाइव बात कर सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर है शाजिया, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम शाजिया। हेलो जी शाजिया, कहाँ से बात कर रही हैं? कराची से बात कर रही हूँ। जी जी शाजिया, क्या सवाल है आपका? ज़रा ऊंचा बोलिए प्लीज़। मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि क्या 11वीं शरीफ की जो हम न्याज दिलाते हैं वो सैयद ही कर सकते हैं या आम जैसे हम लोग न्याज कर सकते हैं 11वीं शरीफ की? 11वीं शरीफ की न्याज सिर्फ सैयद ही कर सकते हैं या आम आदमी भी कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, 11वीं शरीफ की न्याज हो, 12वीं शरीफ की न्याज हो, या कोई भी नज़र न्याज हो, या 40वां हो, या 10वां हो, या 30वां हो, अलगर्ज जो भी न्याज हो, पहले तो ये समझ लें कि उसमें कुरान पढ़ा जाता है, सूरह फातिहा की तिलावत होती है, सूरह इखलास पढ़ा जाता है। इसके अलावा कुरान की दीगर आयतें पढ़कर फिर ये कहा जाता है कि या अल्लाह, ये सवाब मैं तेरी बारगाह में पेश करता हूँ, कबूल फरमा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर तमाम औलिया और तमाम मुसलमान। पहली बात। दूसरा, ये इसाले सवाब कोई भी कर सकता है, इसके लिए सैयद होना ज़रूरी नहीं है। मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, कोई मुसलमान भी कर सकता है। अच्छा, इसको यूँ समझ लीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इस्लाम का एक हुस्न ये है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमा चुके हैं कि इसाले सवाब तो बहुत छोटी चीज़ है। यानी ईमान के बारे में कुरान पाक के अंदर भी है कि जो लोग ईमान लाए वह अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम, कुरान फरमाता है कि फिर उनकी औलाद उनकी पैरवी में ईमान लाई। यानी मेरे और आपके बच्चे हमें देखकर मुसलमान हुए, तो हमारे बच्चों का ईमान लाने का सवाब अल्लाह हमें अता फरमाएगा। इसी तरह क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा। तो मुसलमानों के लिए फ़लहुम अजरुन गैर ममनून, कुरान ने फरमाया ना ख़त्म होने वाला अजर है, वो इसी सूरत में है। यानी जब तक वो बच्चा सांस लेता रहेगा, जब तक बच्चा वो नमाज़ें पढ़ता रहेगा, जब तक वो तिलावत कुरान करता रहेगा, चाहे माँ बाप कब्र में होंगे या हमारी औलादें। जब मेरे वालिद साहब इस वक्त इंतकाल फरमाए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, तो अब मेरा बच्चा जब तक कुरान पढ़ेगा या उनका बच्चा, तो वो सब दादा दादी, परदादा परदादी, परनाना परनानी, सबको सवाब मिलता रहेगा। तो ये सारे सवाब है। अच्छा, इस सारे सवाब का एक अजीब कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ। हम समझते हैं कि जब तक खाने की 2 देगे सामने नहीं होगी तो इस सारे सवाब नहीं होगा। ऐसा नहीं है। आप पानी के गिलास पे भी फातिहा लगा सकते हैं। अच्छा, आप पानी के गिलास पे अगर पानी भी ना हो तब भी इस सारे सवाब किया जा सकता है। खाने से पहले भी इस सारे सवाब किया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी किया जा सकता है। इस सारे सवाब अल्लाह तबारक तआला पहुँचाता है। बल्कि यूँ समझिए कि इस दौर में तो शायद ये मतलब समझना मुमकिन नहीं बल्कि आसान है बहुत ज़्यादा कि इस सारे सवाब। यानी अगर मैंने मिसाल तो एक कुरान पाक पढ़ा और वो कुरान पाक मैंने किसी मरहूम को इस सारे सवाब किया, तो अब ये मेरे नामा अमल में रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने तो भेज दिया। तो मौलाना फरमाते हैं बिल्कुल हदीस पाक में है कि जिसने कोई अच्छा तरीक़ा राइज किया, कोई अमल किया, अब अमल वो जब तक होता रहेगा, इस अमल करने वाले को सवाब तो मिलेगा, लेकिन जब तक होता रहेगा तो वो उसके नमा अमल में जमा होता रहेगा। इसी तरह इसलिए सवाब है। बल्कि यूँ समझ लीजिए कि जैसे हम कोई मैसेज करते हैं, कोई फैक्स करते हैं, तो जो हम मैसेज टाइप करके भेजते हैं बेअन ही वही अल्फाज दूसरे तक पहुँचते हैं और हमारे पास भी सेफ रहते हैं। तो यही सारे सवाब है। तो इस सारे सवाब कोई भी मुसलमान कहीं से भी किसी वक्त भी किसी भी मुसलमान को कर सकता है। अच्छा मुफ्ती साहब, कभी कभी ये होता है कि आप कहते हैं कि गीबत करना एक बहुत बड़ा गुनाह है, गीबत नहीं करनी चाहिए, लेकिन कभी आप एक पोजीशन में होते हैं, आप किसी जॉब कर रहे हो, कहीं काम कर रहे हो, जहाँ पे इस तरह की एक महफिल हो, कोई इस तरह की बात कर रहा हो, या कभी कभी आप किसी बॉस के साथ होते हैं, वो बॉस आपको अपना बड़ा करीबी समझ के किसी के बारे में सारा बात, आप ना चाहते हुए भी उसका हिस्सा बन जाते हैं, इसके ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? गीबत हराम है और कुरान ने फरमाया तुम में से क्या कोई पसंद करता है अय्याकुल लहमन अखी फैतन फकरितुमु, फरमाया तुम में से क्या कोई पसंद करता है कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? कुरान फरमाता नहीं, तुम्हें किसी को पसंद नहीं होगा। फरमाया गीबत का गुनाह यही है। एक बात, गीबत बाहर सूरत हराम, लेकिन कुछ ऐसी सूरतें हैं कि जिसमें गीबत करना जायज़ है। यानी गीबत पहले ये समझ लें गीबत है क्या। गीबत ये है कि अपने किसी जानने वाले का या अनजान शख्स का वो ऐब बयान करना जो उसमें मौजूद हो, ये गीबत कहलाता है। यानी एक शख्स से वो बहुत
मिसाल के तौर पर कंजूस है या बेढंगे तरीके से खाना खाता है और मैं उसके पीठ पीछे लाना कर जिक्र करूं कि ये किस तरह खाना खाता है, तो ये गिबत कहलाएगी, ठीक है। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल है कि मतलब बॉस गिबत कर रहा है और अब वो बच नहीं सकता, क्योंकि बॉस को टोक भी नहीं सकता, क्योंकि वो टोटली दुनियादार आदमी है, वो बुरा मान जाएगा, उसको आखिरत की परवाह होती तो इतनी बात क्यों करता। तो उस सूरत में ये उलमा ने फरमाया कि वो मतलब अवॉइड करे, हाँ, और जान छुड़ाए अपनी, ज़्यादा तवज्जो से बात नहीं सुने, हाँ में हाँ ना मिलाए, 2-4 मिर्च मसाइल लगा के और बात को ना बढ़ाए, बल्कि कंदी का तराए और अपनी जान छुड़ाए, तो इंशाल्लाह इस गुनाह में वो शामिल नहीं होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स है कि वो दूध में पानी मिलाता है, 2 नंबर आदमी है, या पैसे लोगों से ले लेता है मीठा बनकर और फिर फ्रॉड करता है, धोखे देता है, लोगों को रुलाता है, काम नहीं करता, या किसी भी तरह धोखेबाज है और आपको उसके धोखे के बारे में पता है कि ये धोखा देगा, फ्रॉड करेगा, 2 नंबरी करेगा, अब मैं उसके झांसे में आ रहा हूँ मिसाल के तौर पर, तो अब आपको पता है, तो अब आप उसकी गिबत करना आपके लिए जायज़ है, बल्कि आपको सवाब भी मिलेगा कि आप आगाही है, जी आगाही है, ये आगाही है तो ये गिबत ही, लेकिन ये गुनाह नहीं है, तो हर गिबत गुनाह नहीं है। ठीक है, ज़बरदस्त। हमारे साथ हुमैरा की कॉल है कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम असगर भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, क्या सवाल है आपका हुमैरा? जी मेरे 2 सवाल आते हैं। एक तो ये बताइए, मुफ्ती साहब से कहें कि जो नजर बद लग जाती है शयातीन या किसी इंसान की, उससे महफूज रहने के लिए कुछ पढ़ने के लिए बता दीजिए, और दूसरा जो अमलियात के जरिए बंदिश वगैरह कर दी जाती है उसके तोड़ के लिए कुछ पढ़ने को बता दें। अच्छा, नजर बद और बंदिश का पूछ रही है। जी उमर, आपको लाइव मौलवी साहब जवाब दे रहे हैं। मुफ्ती साहब इन्होंने सवाल किया है कि जो नजर बद जी लग जाती है उसका क्या तोड़ करें। देखिए इससे पहले कि आप कुछ कहें, मैं ये ऑडियंस की तरफ से कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग वो अंडे उतारते हैं, हरी मिर्च उतारते हैं, कुछ लोग नमक उतारते हैं, कुछ लोग कहते हैं पानी से उतारते हैं, सफ़ेद कपड़े से उतारते हैं। क्या नहीं मुफ्ती साहब, ऐसे भी लोग पहले भी हमें कॉल कर चुके हैं कि रात की सोई हुई कमीज़ उतार के उसको जला दें, मतलब लोग हर तरह के मतलब ये चीज़ें तोड़ कर रहे होते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि नज़र बद के हवाले से मैं चंद बात अर्ज़ कर दूँ। नज़र बद इस कदर ख़तरनाक है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अन नज़र हक़्क़ुन, नज़र बद लग सकती है, हक़ है, किसी को भी लग सकती है, वह इंसान को भी लग सकती है और जानवर को भी लग सकती है। दूसरा ये कि इसकी तबाही बयान करते हुए रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नज़र बद किसी को लग जाए, फरमाया नज़र बद ऐसी चीज़ है कि ऊँट को हांडी में बंद कर दे, जिंदा आदमी को कब्र में पहुँचा दे, इतने यानी नज़र बद। बल्कि हाँ जी, शेख अब्दुल मुहद्दिस ज़हलवी रहमतुल्लाह तआला फरमाया कि अगर किसी को बार बार नज़र बद लगती रहे और वो उसका तदारुक ना करे, यानी उसको हटाए नहीं, उतारे नहीं, और बार बार उसको नज़र लगती रही, तो ये नज़र बंदिश की सूरत इख्तियार कर लेती है, यानी हू बहू इंसान पर वो कैफियत आनी शुरू हो जाती है नज़र बद, लेकिन कैफियत वो आएंगी जिसे जादू है, इसको जिसे जिन्नात है। यानी आपको रिपोर्ट्स करवा रहे हैं तो ब्लड में कुछ भी नहीं आ रहा है, रिपोर्ट सारी क्लियर है, लेकिन बंदा बोलता है मेरा सर चक्कर आ रहा है। एक तादाद होगी इसमें जो सुन रही है और ये बात बोलेगी कि वाकई ऐसा होता है कि बज़ाहिर कुछ भी नहीं है, लेकिन असर मगरिब के दरमियान तबीयत ख़राब होगी, उसको गुनूदगी आना शुरू हो जाएगी, उसके जिस्म में दर्द ट्रेवल करेगा, डॉक्टर बोलेंगे कुछ भी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, सारी रिपोर्ट्स क्लियर है, यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, दिल में हो रही है, जी दिल में चुभान महसूस हो रही है, हालांकि उसके वो MRI करवा लिया वो भी नॉर्मल आ रहा है। तो ये होता क्या है, ये नज़र बद है। अब नज़र बद कैसी ही सख्त से सख्त हो, सख्त से सख्त नज़र बद हो, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उसका एक तरीक़ा बताया। पहली बात तो ये कि नमाज की पाबंदी करें, हर वजीफ़ा बताने का मतलब ये नहीं होता है कि आप नमाज नहीं पढ़े बस वजीफ़ा बताते रहें, जब भी वजीफ़ा बताने का मतलब ये होता है कि आप नमाज की पाबंदी भी साथ करें। दूसरा ये कि सूरह कलम 29वें पारे में, सूरह कलम की आखिरी 2 आयतों को 7 मरतबा सुबह 7 मरतबा शाम को पढ़ के पानी पे दम करके पी लें, उस पानी को जिस्म पर छिड़क लें, अल्लाह ने चाहा कैसी ही नज़र बद होगी इंशाल्लाह शिफा मिल जाएगी। और मुफ्ती साहब ये करते रहना चाहिए अमल, अगर आपको खदशा हो नज़र का? मैं तो कहता हूँ कि दिन में कम से कम 1 मरतबा लाजमी करना चाहिए, रोज़ाना एक दफ़ा, ना भी हो तो इंशाल्लाह ये कि नज़र बद ईशा के साथ कर सकते हैं जी, ईशा की नमाज पढ़ के कर लें, फजर की नमाज पढ़ के कर लें, लेकिन कम से कम दिन में 1 मरतबा लाजमी करें, लाजमी कर लें। और यही बंदिश का भी तोड़ है, यही बंदिश का भी तोड़ है। ज़बरदस्त मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप वक्त निकाला हमारे लिए। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और हमारे साथ हैं किचन क्वीन शेफ मुनीजा। बिल्कुल, और आज असफर बहुत खुश होने वाले। ना सलाम ना दुआ। सलाम सुबह में कर लिया था मैंने। सलाम बार बार भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक आप सबको। और आज अपनी खास दुआओं में मुझे और असफर को, हम दोनों को याद रखिएगा और हमारी पूरी टीम को याद रखिएगा। हम सब के लिए बहुत सारी दुआएं करिएगा। अल्लाह पाक हम सबको आने वाले रमज़ान में अपना जो है अपने वहाँ बुलाए उम्रे के लिए और हम सब वहाँ जाए, है ना, हमारी पूरी टीम जाए। कितना मज़ा आएगा ना। तो मज़े की कॉफ़ी है। अच्छा, मैंने आपसे पूछा था, आपने मना कर दिया मैं नहीं पीऊंगी, तो मैंने नहीं। हाँ नहीं ब्लैक कॉफ़ी आजकल मैं नहीं पी रही हूँ। असल में मैंने आपके लिए रखा है, आपने उसको बीट करना है। मैं किसी को बीट नहीं करना चाहता हूँ। मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ। मैं किसी किस्म की तखरीबकारी, बदतमीजी, मारपीट, मेरा कोई ताल्लुक नहीं। अरे यार हाँ। देखिए, लेकिन इसको आप नहीं, इसको मैंने नहीं, मैं कुछ बीट नहीं कर रहा। मेरे उस दिन कपड़े खराब हो गए, मेरे दिमाग में नहीं था, मेरा पूरा जैकेट खराब हो गया। ओहो, फिर डिजाइनर ने क्या बोला? डिजाइनर ने कहा कि अन्ना या मजा आना। अच्छा, कोई बात नहीं। जितने डिजाइनर्स देख रहे हैं प्लीज असफर को कपड़े अच्छे भेजें और मेरे लिए भी भेजें अच्छे। शेफ मुनीजा, सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स से हाँ। क्या तमाशा करने वाली है? तमाशा करने वाली हूँ मैं, बिल्कुल तमाशा ही करने वाली हूँ आज मैं। अच्छा, हमने यहाँ पे क्योंकि ऑरेंज डिलाइट बना रहे हैं, बड़ा मजे का। आज भी ऑरेंज का कुछ है। हाँ, आप ऑरेंज उगना छोड़ देंगे कि हमारी एक दुश्मन तो यहाँ बैठी हुई है। हाँ नहीं कोई बात नहीं। हमारे व्यूअर्स बड़े एंजॉय करें, बड़े अच्छे मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि यार ऑरेंजेस से बड़ा मजे की रेसिपीज हमें सीखने को मिल रही है, तो वो बड़े खुश हो रहे हैं। आपकी तरह नहीं है वो। अच्छा, नेक्स्ट वीक इस पर बताएं क्या हमारा इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए जिसपे हम पूरी वीक रेसिपीज बनाएं। मटन। हाँ, मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट वीक हम क्यों ना सब्जियों के साथ बनाए रेसिपीज। शेफ मुनीजा, आप क्यों चाह रही है कि मेरी आपकी जंग शुरू हो जाए? आप क्यों एक बॉर्डर की लकीर खींचना चाह रही है यहाँ से वहाँ तक? हाँ, यहाँ से वहाँ तक। फिर क्या होगा, आप वहाँ होंगे, यहाँ नहीं होंगे? नहीं। वेरी गुड। बस नेक्स्ट वीक तो हम सब्जियों की रेसिपीज बनाने वाले, आप लोगों ने प्लीज ये मत कर, वाकई में। हाँ मजा आएगा ना। पर सब्जियां भी तो कितनी मजे की होती हैं। वो कौन सी सब्जी बनाएंगी आप? टिंडे और आलू, मटर, लौकी, भिंडी, पालक और जितनी अच्छी सब्जी हैं। आज का तो बता दें। हाँ, आज का बताते हैं। चलो चले असफर, आप इस तरफ आए, मैं उस तरफ जाए, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने जो है विपिंग क्रीम ले ली है। इसको हमने ये क्या है इतना गरम? ये मक्खन है। आपने क्या किया, उंगली डाल दी इसमें? नहीं, मैंने कहा मुझे लगा लेमन जूस है ये। हाँ, लेमन जूस। इसको चम्मच में डाल के पिए, इतना मजे का लगेगा, पूरे ऐसे क्लीन हो जाएगा। तो ये गरम क्यों है शेफ मुनीजा? इसको मैंने माइक्रोवेव किया था ना, इसलिए। यार इतना गरम है ये तो। आप तो बहुत नाजुक हैं। अच्छा, इतना भी गरम नहीं होगा वो। अनएक्सपेक्टेड हाथ लगे तो ऐसे ही होता है। तो क्यों लगाया? छेड़ने की आदत आपकी कब जाएगी? आप बहुत इंडस्ट्री का करोड़ों रुपया लगा हुआ है। आप क्या समझ रही हैं? हाँ। ऐसे में तो नुकसान थोड़े से ना जेब झाड़े ना अपनी, यहाँ पे आप जो करोड़ों रुपए में से कुछ झाड़ दे यहाँ पे ना। किसी और को झाड़ू? नोटे झाड़े, नोटे। अच्छा, हमने यहाँ पे विपिंग क्रीम ले ली है तकरीबन 500 ग्राम। इसको हमने विप करा है, ठीक है? और आपने क्या करना है कि सबसे पहले हमेशा विपिंग क्रीम को ठंडा लिया करें, चिल्ड होनी चाहिए। ओवरनाइट उसको फ्रिज में निकाल के रख दें और जो है बिल्कुल चिल्ड होनी चाहिए आपकी क्रीम। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको जिस तरह आपके देखेंगे जब भी आप बीट करते हैं तो उसमें स्पीड्स होती हैं, सही है? तो आपने क्या करना है कि 1 से लेके स्टार्ट करना है स्पीड को, और 1 मिनट तक आपने इसको पहले उस पर ही स्पीड पे रखना है। फिर ऐसे ऐसे ग्रेजुअली आपने उसकी स्पीड बढ़ाते जाने और फिर उसके बाद आपने उसको फुल पे ले जाके तकरीबन 2 से 3 मिनट तक बीट करेंगे तो ये डबल इन साइज़ हो जाएगा। अब इसके अंदर जो है ना, मैं ऑरेंज जो जेली क्रिस्टल्स होते हैं वो ऐड करूँगी थोड़े से, और साथ में मैंने ऑरेंज जेली जो है वो बना भी ली है, वो भी इसके अंदर हम ऐड करेंगे, ठीक है? तो इससे बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आएगा। जेली कितने मजे की होती है ना? तो अब इसको हमने मिक्स कर लेना है, ठीक है? इसके साथ ये आप बना रही हो ऑरेंज डिलाइट? बिल्कुल, ठीक है। और मैंगो डिलाइट होता है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि इसके साथ कॉम्बिनेशन में ना चॉकलेट है। अच्छा, चॉकलेट का फ्लेवर है, चॉकलेट नहीं है, चॉकलेट का फ्लेवर है, ठीक है? चोको ऑरेंज डिलाइट। हाँ, ठीक है। अब ये जब तक इसको आपने क्या करने की सेट करने रख देना है, तो मैं इसको इजेक्ट कर दूँ इसको, ठीक है? और ये एक्सेस जो इसमें क्रीम है ये हम निकाल लेते हैं, ठीक है? और क्योंकि आपको पता है वीकेंड करीब है और वीकेंड्स पे अक्सर बेशतर हम लोग डिज़र्ट्स बना रहे होते हैं मज़े के, तो ये एक डिफरेंट रेसिपी है, ये आप बिल्कुल ट्राई करें। बस पर आप इधर आ जाए, थोड़ा सा मज़ा आता है ना आपको इधर उधर करने में मुझे, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे हमने ले लिए
इस बिस्किट को क्या बोलेंगे इस पर, क्या इसमें बताएंगे? वो खास बात है जो किसी और में कहा। वही है ना? हाँ वही वाले हैं, ठीक इसमें है। वो खास बात है जो किसी और में कहा, बस आगे आप लोग समझ। आगे अब आप समझ जाइएगा कि ये इस तरह के वाले बिस्किट होते हैं ब्राउन कलर में। और जो है अब हम इसके अंदर जो है, और अगर ये लोग चाहते हैं हम इनका नाम लें तो प्लीज़ आप हमें स्पॉन्सर करें। ठीक है, अच्छा जी। इसके अंदर जो है मैंने 2 से 3 टेबलस्पून जो है वो बटर ऐड करूँगी, ठीक है। और इसको बटर ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, इसको मिक्स करना है, ठीक है। अच्छा, बहुत इंस्टेंट वाला डिज़र्ट है, आपने इसमें ना मतलब कुछ भी कुक नहीं करना। शबनीसा, इसके अंदर हम वो भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं? हाँ, अगर आपको पसंद है तो आप बिल्कुल डालिए, बिल्कुल डालिए। अगर आपको पसंद है ना तो आप डाल सकते हैं इसके अंदर। और ये कौन सा आपने बटर लिया था? ये आप मतलब जो भी आपके पास अवेलेबल हो, मैंने सॉल्टेड लिया है, आप अनसॉल्टेड भी ले सकते हैं, और जो आपके पास अवेलेबल हो। आई थिंक सॉल्टेड बेहतर है, वो थोड़ा है ना, उससे फ्लेवर थोड़ा एनहांस होता है। आई थिंक वो चीनी को भी थोड़ा काटता है ना, मिठास को थोड़ा। कैसे काटता है? मतलब बैलेंस करता है ना फ्लेवर। अच्छा अच्छा, चीनी, अच्छा चीनी तो वैसे ही आप खा रहे हैं, इसमें भी चीनी है, उसमें भी चीनी है। किसमें चीनी? मैंने कब खाई चीनी? नहीं। आप अच्छा, ये डिजर्ट मतलब आप नहीं खाएंगे? नहीं, मैं जरा सी खाऊंगा। देखें, आपको उसकी मिकदार खाने की, जो आप पोर्शन खा रहे हैं वो इंटेलिजेंटली लेना है, ये नहीं कि आप पूरे कनस्तर खा जाएं। अच्छा 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 अच्छा, सही सही सही। तो लेकिन आप नहीं खाएं, बहुत जो है ना फैटनिंग है इस पर। हाँ, करोड़ों रुपया आप पे लगा। अच्छा, कितना बुरा होता है ना। आप सोचिए, गरीब आदमी जो है वो रोटी के लिए भाग रहा है और एक अमीर आदमी रोटी हजम करने के लिए भाग रहा है ना। कैसा लॉजिक है आप देखें। लेकिन अब मैंने ये देखा है कि अल्लाह माफ़ करे, कहना नहीं चाहिए शबनीसा, हाँ। लेकिन जितने लोगों को माशी मसाइल होते हैं वो सब ओवरवेट होते हैं। माशी मसाइल मतलब जिनके जिनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं, हाँ। वो सब लोग इतने मोटे क्यों हो जाते हैं? क्यों हो जाते हैं? भाई, जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो आपको तो पतला होना चाहिए ना, है ना। ये भी इस पे कोई रिसर्च होनी चाहिए इसमें। क्योंकि देखिए, कभी भी आप देखें आपके, जब आप गाड़ी रोकी हुई होती है सिग्नल पे, हाँ। जो लोग आपसे भीख मांगते अच्छा, ये चीज मैंने भी नोटिस की थी ना, इतने माशाल्लाह हैवी ड्यूटी फकीर होते हैं। ये मैंने भी नोटिस की थी ना। एक दिन मैं सिग्नल पे रुकी हुई थी, तो वो वहाँ पे जो ना एक बच्ची आई और वो अच्छी खासी हेल्दी थी ना। मैंने कहा ये बच्ची क्या ऐसा खाती होगी जो इतनी मोटी हो, ये मांग रही है। तो जो है ना, मुझे भी ये क्वेश्चन दिमाग में आया था, फिर मैंने इग्नोर कर दिया। ज़बरदस्त। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ मना रहे हैं ऑरेंज डिलाइट। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे थे मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, ये हमें बताएगी उनसा शाह। सलामुअलैकुम उनसा। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। उनसा, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज जरा खड़ी होकर अपना ड्रेस तो दिखा दें आज। सबसे पहले ऐसा उनसा कोई इतनी ड्रेस नहीं कूल, आज उनसा की कूलनेस खत्म है। प्लीज प्लीज दिखाएं, बेहतरीन। उनसा का जरा प्लीज क्लोजअप बनाए। क्या कितनी अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है। हाँ, आप जैसे ही आई, तो अच्छी लग रही है। आप जैसे ही आई है ना, मुझे कह रही कराटे किड लग रही हैं। अल्लाह, मैंने कहा कुछ भी क्या नहीं बोला उनसे। आपने कैसे उनसा कोई कह दिया? नहीं, आज मैं और मुनीजा एक ही जैसे लग रहे हैं। हाँ? सेम सेम से नहीं लग रहे हैं। तो उनसा इस बात पे आप उदास है या नहीं, खुश मैं है? बहुत ज्यादा खुश है। क्या लग रहा है, मैं क्या रो रही हूँ? प्लीज बैठे। आज ख़वातीन और हज़रात, अगर आपका कोई भी सवाल हो जो कि आप अपने हॉरोस्कोप के तवस्सुत से जानना चाहते हो, तो आप हमें कॉल करके वो सवाल पूछ सकते हैं। जी आज जो है ना, वो असफर इतना ज़्यादा मुझे मक्खन लगा रहे हैं ताकि मैं जेमिनाई के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताऊँ। आते ही साइड पे कर दो, आज पता ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया शेफ पुलिस, आज आपने हमें ज्वाइन किया। अभी काम इंशाल्लाह मैंने आपसे जैसे मंडे ही को उनसे आई ना, आपको पता है मैंने काम छोड़ दिया। मैंने कहा पहले उनसा को सुनेंगे हम आज। देखिए, उन्होंने कहा आधा काम छोड़ दिया। कोई बात नहीं, बन जाएगा मीठा। चलिए अब हॉरोस्कोप स्टार्ट करते हैं और एरीज से शुरू करते हैं। एरीज बुर्ज हुमल के लिए रिलेशनशिप, शादी के बहुत अच्छे ज़बरदस्त पॉजिटिव एनर्जी नज़र आ रही है। शादी के एरीज वालों के जो भी मुश्किलात थी, प्रॉब्लम्स थी, वो दूर होती हुई नज़र आ रही हैं। ये हफ्ता जो है एरीज वालों के, काफ़ी एरीज वालों की शादियां नज़र आ रही हैं। जिन लोगों के लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे वो दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक दूसरे के साथ रोमांटिक टाइम जो है वो स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं।
काम में थोड़ा इंडिसाइसिव हो सकते हैं, डबल माइंडेड हो सकते हैं कि कौन सा काम करना चाहिए। अगर आपने अभी कैरियर ज्वाइन किया है या बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा हो सकता है 2 ऑप्शंस आपके सामने आएँ और आप डबल माइंडेड हो रहे हों कि कौन सा ऑप्शन जो है वो मेरे लिए बेहतर है, क्या करना चाहिए, कौन सा काम स्टार्ट करना चाहिए। स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सब्जेक्ट्स लेने में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। एरीज़ वालों के लिए हेल्थ के लिए जो है वो स्टमक से रिलेटेड इश्यूज़ इस हफ्ते हो सकते हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, स्टमक में पेन हो सकता है। तो आपने अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, वाटर इनटेक और उसके साथ साथ एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। एरीज़ के बाद है टॉरस। हमारे साथ एक कॉलर है ज़किया कराची से, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम ज़किया। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा ये सवाल है कि ना मेरे बच्ची का रिश्ता लगते लगते इनकार होने लगता है। अच्छा, बच्ची का नाम? जी आपकी बेटी का नाम? बच्ची का नाम है आयशा। आयशा। और उनकी डेट ऑफ बर्थ अगर है तो प्लीज़ बताइए। अगले महीने की 14 तारीख के है, जनवरी फरवरी मार्च के। 14 मार्च आप कह रही हैं? अच्छा हाँ शायद, मुझे याद नहीं। हाँ शायद अगले महीने में है, 14 तारीख की। अच्छा ठीक है। देखिए बच्ची जो है आपकी जो बेटी है उसके लिए थोड़ा आप बहुत जल्दबाजी कर रही हैं, तो जल्दबाजी में आपको फ़ैसला नहीं करना चाहिए। जो मेरे टैरो कार्ड्स में एनर्जी आ रही है आपकी बेटी आयशा के बारे में कि आप चाह रही हैं कि जल्द से जल्द हो जाए, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें और शादी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट 6 मंथ्स में एक अच्छा सा प्रपोज़ल आता हुआ नज़र आ रहा है। 6 मंथ से पहले जो भी आपके रिश्ते बच्ची के आएंगे मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर बात तय होगी, तो थोड़ा सब्र करें और अच्छा रिश्ता होना चाहिए ना। तो 6 मंथ्स के बाद प्रपोज़ल आता हुआ नज़र आ रहा है। उसके साथ साथ आप या लतीफ़ों का वेट कर सकती हैं। इशा की नमाज के बाद आप भी पढ़ सकती हैं और आपकी बेटी दोनों इशा की नमाज के बाद 101 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ या लतीफ़ो पढ़िए, इंशाल्लाह हो जाएगा। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी अच्छा, टॉरस के बारे में मैं बात करना चाह रही थी। टॉरस बुर्ज सोर वालों का आने वाला हफ्ता जो है वो रिलेशनशिप में थोड़ी सी मुझे लगता है कि स्लो एनर्जी नज़र आ रही है। अगर सेपरेटेड हैं या कुछ मुश्किलात हैं आपके रिलेशनशिप में, शादीशुदा लाइफ आपकी इतनी अच्छी नहीं गुजर रही है, तो खामोशी इख्तियार कीजिए। और गुस्सा मुझे ज़्यादा आता हुआ नज़र आ रहा है टॉरस वालों को, और गुस्से के जब इंसान को गुस्सा आता है समझ नहीं आता, उसके बाद जो है इंसान रिग्रेट करता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पेशेंस रखिए और उसके साथ थोड़ा खामोशी भी इख्तियार करनी चाहिए। और जो है टॉरस वाले यहाँ पर कैरियर में उनकी सक्सेस नज़र आ रही है, लेकिन आपकी जो इंट्यूशन है वो क्या कह रही है। अगर आपको कोई फ़ैसला लेना है या कोई जॉब करनी है, जॉब स्विच करना चाहते हैं, कोई नई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहे, तो दूसरों से मशवरा करने से बेहतर है कि आप अपने आप से सवाल कीजिए कि आप क्या चाहते हैं। मुझे लगता है कि हेल्थ जो है, हेल्थ मुझे टॉरस वालों की इस हफ्ते अच्छी नज़र आ रही है। बस थोड़ा सा इमोशनल डिस्टर्ब हो सकते हैं, स्ट्रेस ज़्यादा ले सकते हैं, उसकी वजह से सर में दर्द हो सकता है, मिग्रेन का पेन हो सकता है, तो स्ट्रेस आपने कम लेना है। टॉरस जी प्लीज़। जेमिनाई से पहले मैं चाहता हूँ हम तलत की कॉल है वहाँ कैंट से, उनसे बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम तलत। अस्सलाम वालेकुम। जी तलत क्या सवाल है आपका? ये बेटी के लिए मैं पूछना चाह रही हूँ, पहले भी एक दफ़ा पूछ चुकी थी, मैं बहुत परेशान हूँ उसके लिए ना, उसके रिश्ते के लिए। रमशा नाम है, रमशान रहमान। तो रमशान रहमान, तो नाम है। और डेट ऑफ बर्थ क्या बताइए? डेट ऑफ बर्थ बताइए। 24 जनवरी 1995। 24 जनवरी 95। अच्छा, तो रिश्ता नहीं आ रहा है, क्या मसला, प्रॉब्लम क्या है? आते हैं तो फिर जो है वो वापस नहीं आते दोबारा। अच्छा, दोबारा नहीं आते रह जाता है। अच्छा ठीक है, मैं देख रही हूँ। बड़ी का नहीं हो रहा। सही। अच्छा, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए तलत। आपका जो जवाब है वो हम ब्रेक के बाद देते हैं, कहीं मत जाएगा। आप लोग देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। मिलता है आपसे ब्रेक के बाद। खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले तलत ने कॉल की थी वहाँ कैंट से, जो कि अपनी बेटी रमशा के बारे में पूछना चाह रही थी। जी रमशा के बारे में जो मुझे कार्ड्स नज़र आ रहे हैं, कुछ अरसा अभी लगेगा इनकी शादी में, और मुझे लगता है कि
इस साल जहाँ पे भी इनका रिश्ता होगा मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे या तो ख़त्म हो जाएगा या तो रिश्ता होगा नहीं, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट ईयर जनवरी से इनका कोई मुनासिब सा रिश्ता, अच्छा रिश्ता आता हुआ नज़र आ रहा है। जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वैसा रिश्ता आएगा इंशाल्लाह ज़रूर। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने जिनको भी रिश्तों के मसाइल हैं, जिनकी बच्चियों की शादी नहीं हो पा रही है, उनके लिए मैंने अभी थोड़ा सा एक छोटा सा वजीफ़ा बताया था, शेयर किया था। या लतीफ़ों का विर्द करें इशा की नमाज के बाद अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ 101 मरतबा, इंशाल्लाह मुनासिब जगह पे आपकी शादी, बच्ची की शादी हो जाएगी। और दूसरी चीज़ ये तो मैं सारे वालिदैन से कहना चाहता हूँ कि अगर बच्चियों की शादी में रुकावट है, देर हो रही है, तो आप बच्चियों के करियर्स पे भी उतना ही ध्यान दें जितना उनकी शादियों पे ध्यान दे रहे हैं। देखिए शादियाँ, ज़िंदगी, मौत सब अल्लाह ताला के हाथ में होता है, लेकिन आप अपने बच्चों को सिर्फ इस डिप्रेशन में, इस सोच में, इस ज़हनी तनाव में नहीं डाल सकते कि बेटा तुम्हारी शादी नहीं हो रही, रिश्ते नहीं आ रहे। तो बच्चे अपने आप को ना, जो ऑफकोर्स आई थिंक 18, 19, 20 साल के बच्चे ही होते हैं और वो अपने आप को कमतर महसूस करना शुरू करते हैं। शुरू से ही वो घर में यानी कि मदर्स स्पेशली जो है वो बोलना शुरू कर देती हैं कि 18 इयर्स के बाद शादी नहीं हो रही, कब होगी, रिश्ता नहीं हो रहा, ढूंढना शुरू कर देती हैं। तो वो पढ़ाई से उनका जो है ना फोकस हटके और शादी की तरफ चला जाता है। और ये इतने मुझे अफसोस होता है। आई थिंक हर बच्चा, बेटा हो या बेटी हो, आपको शादियों पे ज़रूर उनकी फोकस करें, लेकिन उससे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस उनकी तालीम पे उनके करियर्स पे करें। क्योंकि आपको पता है इस साल भी हमने देखा कि तलाक की शरह इतनी बढ़ गई है पाकिस्तान में। अब तलाक के बाद हम समझते हैं कि लड़की की ज़िंदगी ख़त्म हो गई। अपनी बच्चियों को पहले एक डिग्री दिलाएं, उनसे तालीम मुकम्मल करवाएं, डिग्री दिलवाएं, उनके हाथ में कोई हुनर हो, फिर शादियाँ करें। कि अगर खुदा ना खासा ज़िंदगी कोई इस तरह का मोड़ लेती तो वो खुद मुख्तारी में ज़िंदगी तो गुजार सके। देखें अगर कोई ऐसा वाक़या हो जाता है खुदा ना खास्ता, तो फिर देखें पेरेंट्स ही परेशान होते हैं, वही बच्चियाँ घर पे आके बैठ जाती हैं और फिर वो दूसरी शादी के बारे में सोचते रहते हैं कि दूसरी शादी कब होगी, क्या होगा। अच्छा, हमारे साथ शाजिया की कॉल है जहलम से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाजिया। वालेकुम सलाम। जी शाजिया, क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल ये है कि मेरी शादी हुई थी 2012 में और औलाद नहीं है। औलाद नहीं है, ठीक है। और बहुत कोशिश की है, हर जगह इलाज हो रहा है दोनों का, कोई समझ नहीं लग रही। तकरीबन 12 साल हो गए और बहुत परेशान है मियां बीवी। आप शाजिया, आपके हस्बैंड का क्या नाम है? अदील अहमद। क्या नाम है? अदील जी, अदील। अच्छा ठीक है। मुझे लगता है इनके घर में भी इश्यूज होते हैं इस बात को लेके ना, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े आप लोगों के रहते हैं और मेंटली बहुत डिस्टर्ब हैं। और ये चीज़ ठीक हो जाती है फिर दोबारा से रिपीट होती रहती हैं आपकी लाइफ में चीज़ें। अच्छा, अब औलाद का ये है कि मुझे देखें थोड़ी सी ना वीकनेस नज़र आ रही है, इनर वीकनेस नज़र आ रही है, कमज़ोरी हो सकता है, कुछ आपके इश्यूज हों सेहत से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, और मुझे आपकी तरफ से ज़्यादा इश्यूज नज़र आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली मेडिकली आप प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट कराएं। और आजकल तो लेटेस्ट बड़े ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, IVF वगैरह इस टाइप की चीज़ें आ गई हैं, तो वो भी आप ले सकती हैं। तो जब तक आप अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे, क्योंकि मेरे पास जो तीनों कार्ड्स आए हैं वो कमज़ोरी के कार्ड्स हैं, कुछ न कुछ ज़रूर प्रॉब्लम है, इस वजह से औलाद नहीं हो पा रही है। इनमें हाँ, फीमेल में, तो फीमेल में इश्यूज नज़र आ रहे हैं। तो जब तक आप अपना सही से ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगी नहीं होगा। अच्छा, और एक चीज़ और शाजिया, आपके लिए मंगल के रोज़ हमारे साथ होती हैं डॉक्टर बिल्किस। आप मंगल के रोज़ लाजमी फ़ोन कीजिएगा और डॉक्टर बिल्किस से आप लाइव अपना मसला डिस्कस कीजिएगा। उनके पास इस तरह की प्रॉब्लम्स का बेहतरीन हल मौजूद होता है। जी ठीक है। अब हम जो है जेमिनाई के बारे में बात करते हैं। जेमिनाई बुर्जोज़ा के सब कानों पे अपने हाथ रख लें। नहीं अच्छा बताने वाली हूँ, क्योंकि काज भी अच्छे आए हैं। तो जेमिनाई का आने वाला जो हफ्ता है, लव रिलेशनशिप में कुछ नया, कोई न्यू बिगिनिंग्स होती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन जेमिनाई वाले इस हफ्ते थोड़े से इर्रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, घर की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं होगा, काम की तरफ होगा, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, जो है वो दोस्तों में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो थोड़ी सी घर में जो है कंप्लेन उनको मिल सकती है, कंप्लेन आ सकती है। घर वाले जो है कहेंगे कि हमें भी थोड़ा सा टाइम दें। तो रिस्पॉन्सिबल बने और थोड़ा सा वक्त जो है अपने पार्टनर को ज़रूर दीजिए, अपने बच्चों को, अपने फैमिली को, पेरेंट्स को ज़रूर दीजिए।
तो वैसे बिगिनिंग्स नज़र आ रही हैं, हो सकता है कोई नया रिलेशनशिप बन सकता है, नए दोस्त बन सकते हैं आपके इस हफ्ते, शादी की सिचुएशन आपकी बन सकती है। तो बड़ी अच्छी एक पॉजिटिव एनर्जी नज़र आ रही है। अगर आपके हालात अच्छे नहीं थे, आप मैरिड हैं, रिलेशनशिप में इश्यूज़ थे, तो वो उससे आप बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं, मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं और पुरानी पास्ट को आप लेट गो करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो एक पॉजिटिव एनर्जी नज़र आ रही है कि हैप्पी एनर्जी नज़र आ रही है जेमिनी वालों की। काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी होंगे इस हफ्ते, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बहुत एक्टिवली काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई माइंड में कोई क्रिएटिव चीज़ आएगी कि ये मुझे करना चाहिए, कोई बिज़नेस हो सकता है, कोई ना कोई क्रिएशन आपके माइंड में आ रही है कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए। अच्छा, जेमिनी वालों की हेल्थ जो है उसको थोड़ा सा उन पे फोकस कीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, हेल्थ को भी, अपने आप को भी टाइम दीजिए और किसी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। या अगर किसी डिप्रेशन, स्ट्रेस या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर है और आप शेयर नहीं कर रहे हैं, तो शेयर करें, आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। अच्छा, जेमिनी के बाद है कैंसर। कैंसर के लिए, अच्छा, कैंसर से पहले हमारे साथ एक कॉलर है रशीदा फ्रॉम कराची। जी अस्सलाम वालेकुम रशीदा। वालेकुम अस्सलाम। जी, और आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। क्या सवाल है आपका? मेरे बेटे का मसला है, एक तो तालीम मुकम्मल नहीं हो पा रही उनकी और दूसरी जॉब का मसला भी है। और उनकी पैदाइश बताऊं? जी, आप नाम बताइए बेटे का पहले। मोहम्मद बाबर। मोहम्मद बाबर। बाबर, ओके, ठीक है। बाबर कह रही है ना, बाबर? जी 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 जी, मोहम्मद बाबर। मोहम्मद, ठीक है। उनकी जॉब और स्टडी का प्रॉब्लम लग रहा है। और डेट ऑफ बर्थ क्या है? 26 मई 2001। 26 मई 2001। ठीक है, ये भी जेमिनी हैं जी। मोहम्मद बाबर। अच्छा, देखें, इनको स्टडी में तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है या कि क्या ये छोड़ चुके हैं अपनी तालीम? जी जी, छोड़ दी। हम कोशिश कर रहे हैं कि मुकम्मल कर ले, वो मुकम्मल नहीं कर पा रहे। नहीं, तो इंटरेस्ट ही नहीं है उनको पढ़ाई में, कैसे मुकम्मल करेंगे? बहुत जब भी मुझे लगता है कि पढ़ने बैठते होंगे तो उनका फोकस ही नहीं होता होगा, उनके माइंड में बहुत कन्फ्यूजन्स हैं और पढ़ाई उनके लिए एक चैलेंज है। ठीक है, उनके लिए सबसे पहले तो आप बिस्मिल्लाह शरीफ जो है, पूरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 786 मरतबा पानी पे दम करके बच्चे को पिलाइए। ठीक है, स्टडी के लिए। और उसके बाद जो है जॉब की बात है। जी जी, बोलिए रशीदा, क्या कह रही हैं आप? मैं टीवी पे आवाज सुन लूं? जी जी, प्लीज कीजिए। कह रहे हैं टीवी पे सुन लूं? हाँ, टीवी पे सुन लें, आप जरूर सुन लें। जी हाँ। अच्छा, जॉब जो है, जॉब इनके शुरू हो जाएगी, लेकिन कोई बहुत बड़ी जॉब मिलती भी नज़र नहीं आ रही। तो कोई छोटी मोटी जॉब कर सकते हैं या छोटा मोटा कोई बिज़नेस इनको शुरू करके दे दें तो ज़्यादा बेहतर है। कोई भी जिसमें भी इनको इंटरेस्ट है, कोई छोटा सा कारोबार शुरू करके दे दें। या अगर वो बिल्कुल पढ़ाई उनसे नहीं हो रही, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, तो कोई ऐसी चीज़, जैसे असफर कह रहे थे कि कोई हुनर उनको ऐसे, कोई ऐसी टेक्निकल कोई चीज़ सीखने के लिए कोई कोर्स वगैरह, जिसमें भी उनको इंटरेस्ट है वो कर दें। उसके बाद इनकी जॉब के इश्यूज ख़त्म हो जाएंगे। और एक और चीज़ ये रशीदा, जेमिनाइज जितने भी होते हैं ना, वो क्रिएटिव लोग होते हैं। हाँ। उनका कम्युनिकेशन से, क्रिएटिविटी से बहुत ताल्लुक होता है। तो आपका बच्चा जिस भी करियर की तरफ जाना चाहता है, उससे कहें कि उसके बाद उस तालीम को पढ़े। वरना हम लोग यूजुअली चाहते हैं कि बस वो तालीम पढ़ें जिससे पैसे ज़्यादा आते हैं। पैसे ज़्यादा आते हैं और पेरेंट्स कुछ चाह रहे होते हैं, बच्चा कुछ चाह रहा होता है। तो जो बच्चे का इंटरेस्ट है ना, तो उसमें अगर उनको करेंगे तो वो शौक से करेगा अपना काम, और उसको हाँ फिर मज़ा भी आएगा पढ़ने में भी। वक्त हो जाता है खबरीन और एक छोटे से ब्रेक का। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कॉल करके उनसा से जवाब हासिल कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में हम वेलकम कहते हैं। चलते हैं उनसा की तरफ जो कि बता रही हैं आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। जी, जेमिनी की बात हो गई थी, अब कैंसेरियंस की टर्न है। कैंसर के लिए रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। अगर आपका बहुत पुराना रिलेशन है या किसी के साथ जो है वो मतलब कोई भी ताल्लुक़ है, दोस्ती है आपकी, तो उसमें मज़ीद स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। जो अनस्टेबल
चीज़ें थीं, आपका रिलेशन अनस्टेबल था किसी के साथ, तो वो स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। शादी के चांसेस कैंसेरियंस के बनते हुए नज़र आ रहे हैं, रिश्ते आ रहे हैं, अगर बात नहीं हो रही है तो इंशाल्लाह इस हफ़्ते जो है वो आपकी चीज़ें पॉजिटिव वे में जाती हुई नज़र आ रही हैं। कैरियर काम में थोड़ा जज करते हुए नज़र आ रहे हैं, हो सकता है कोई कहीं पुरानी जगह से आपको दोबारा से ऑफ़र आ सकती है। सेहत से रिलेटेड थोड़ा सा आपने अपना रूहानी इलाज भी साथ साथ, अगर कोई भी आपको डिज़ीज़ है, प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसा वायरल भी है, तो भी थोड़ा सा रूहानी इलाज भी आपने ज़रूर करवाना है। कैंसर के बाद है लियो वालों के लिए सफ़र नज़र आ रहा है, ट्रैवलिंग बहुत अच्छी रहेगी, फैमिली के साथ सफ़र नज़र आ रहा है। आपके रिलेशन में इस हफ़्ते जो काफ़ी चैलेंजेस होंगे, मुश्किलात भी होंगी, अप्स एंड डाउन्स भी नज़र आ रहे हैं लियो वालों के लिए, लेकिन आप जो है वो अपना रिलेशनशिप को छोड़ते हुए नज़र नहीं आ रहे। जो भी मुश्किलात हैं उनको फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं और बहुत बहादुरी के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के साथ मीटिंग्स हो सकती हैं, फाइनेंशियल मीटिंग्स हो सकती हैं, बिज़नेस मीटिंग्स हो सकती हैं, बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन मुझे आपका लियो वालों का नज़र आ रहा है। कहीं पे आपने अगर जॉब अप्लाई की है तो इस हफ्ते आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। लियो के बाद है वर्गो। लियो के बाद हमारे पास एक कॉलर है आसिफा कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम आसिफा। वालेकुम अस्सलाम। जी आसिफा, क्या सवाल है आपका? जी मुझे अपने मेरे भाई के बारे में पूछना है। उनका नाम है मोहम्मद असद। मोहम्मद असद जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 11 मई 1988। 11 मई 88। और सवाल सवाल ये है कि मतलब वो मेहनत बहुत करते हैं, मतलब अपने जॉब के लिए ना, जैसे आगे बढ़ नहीं पाते, तरक्की नहीं हो पाती उनकी। अच्छा ठीक है, तरक्की के चांसेस कब तक है? मेहनत जैसे काम वाम सबको पसंद भी आता है उनका, लेकिन बस आगे जैसे तरक्की नहीं कर पाते। और उनकी हेल्थ से रिलेटेड भी थोड़ा पूछना है, जैसे कभी उनकी कहीं तकलीफ हो जाती है, कभी कहीं तकलीफ हो जाती है। अगर आप मुझे मतलब कॉल पे रहते हुए जवाब दे दें, क्योंकि लाइट नहीं है। अच्छा, ऑनलाइन अभी फ़ोन पे ही जवाब दे दें, क्या लाइट नहीं है? हाँ अच्छा, मैं बिल्कुल जवाब दे रही हूँ आपको। एक तो ये गुस्से के बहुत तेज़ हैं। इनका जो नाम है असद के असरात जो हैं वो बहुत वो होते हैं जलाली होते हैं। तो मुझे एक तो गुस्से पे कंट्रोल करें। हो सकता है जहाँ पे आप काम जॉब करते हो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा इनको आ जाता हो, इसलिए इनके मामलात ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना डिप्लोमेटिक होना चाहिए और किसी से बना के रखना चाहिए। अच्छा, दूसरा ये है कि उनकी जॉब में बिल्कुल अनस्टेबिलिटी नज़र आ रही है उनको। एक तो या आप या कोशिश करें कि अगर आपके भाई पढ़ सकें, असर या मगरिब की नमाज के बाद सूरह वाक़िया एक मरतबा विर्द करें अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ, और उसके साथ साथ सदका डेली सदका देना है आपने। ठीक है, कितना भी आप दे सकते हैं, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये, जितना भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन सदक़े की नीयत से डेली अपने पॉकेट से चंद पैसे निकाल कर और ज़रूर दे दीजिए। क्रिएटिव हैं, इनका माइंड जो है वो जॉब से ज़्यादा बिज़नेस माइंडेड मुझे लग रहा है कि हो सकता है इनका इंटरेस्ट हो कि कोई ना कोई ऐसा काम करूं कि जो इनकी अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक हो। तो क्रिएटिव तो हैं, अगर काम करना चाहते हैं कि जॉब के साथ साथ अगर छोटा मोटा कोई बिज़नेस शुरू कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, सिर्फ जॉब पे डिपेंड ना करें। उसके अलावा इनकी सेहत बिल्कुल मुझे लग रही है स्टक है, ये जहनी तौर पे पता नहीं किसी बर्डन में है, स्ट्रेस इनको बहुत ज़्यादा रहता है, या घर पे इनको बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ दी गई हैं, यानी कि जॉब की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। हो सकता है उस ओवर बर्डन मुझे नज़र आ रहे हैं, और कभी कभी बिल्कुल उनका माइंड जो है ना लॉस्ट हो जाता है। तो उनको प्रॉपर थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत है, रेस्ट ज़रूरी है। अच्छा, अब हम कभी कभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आप लोग जब दफ्तरों से वापस जा रहे होते हैं तो जो मज़दूर होते हैं या जो इस तरह के जो हमारे लेबर क्लास के जो बहन भाई होते हैं वो बस के इंतज़ार में खड़े होते हैं। शायद मुनीज़ा का प्लीज़ ज़रा क्लोज़अप बनाइए, इन्होंने पोजीशन चेंज कर दी। इस तरह इतनी देर से खड़ी हुई थी कि अब मेरी बारी आने वाली है, मेरी बस आने वाली है, अब मेरा बताएंगे। मैंने कहा खड़े खड़े सो गई शायद। आपने इतनी लंबी बात की मजदूरों वाली, और क्या मैं कोई स्टोरी सुना रहे हैं, बात जो है ख़त्म हुई उस पे मुनीज़ा पे। ये देखिए मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। जी अच्छा, अब वर्गो की बात करते हैं। वर्गो वालों एक तो कानों के कच्चे हैं, जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं, इस वजह से उनके रिलेशन में
मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो कोशिश करें कि जो भी इश्यूज़ हैं आप दोनों के दरमियान वो आप दोनों कम्युनिकेशन के ज़रिए जो है सॉल्व कर लें, क्योंकि दूसरों की बातों में आएंगे, दूसरों थर्ड पार्टी कोई ना कोई होगी और आपके रिलेशनशिप ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। रिलेशनशिप बहुत अजीब सा नज़र आ रहा है वर्गो वालों का इस हफ्ते। तो और उसके साथ साथ जो है वो काम में भी कन्फ्यूजन्स नज़र आ रहे हैं। हो सकता है एट अ टाइम आप 2 काम करें वर्गो वाले। तो सेहत जो है, सेहत भी मुझे वर्गो वालों की डाउन नज़र आ रही है। वही स्टमक से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, पेट ख़राब हो सकता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कोई भी ऐसी इश्यूज़ हो सकते हैं। तो अपनी डाइट जो है वो अच्छी रखें, हेल्दी डाइट रखें, एक्सरसाइज ज़रूरी है और वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है। वर्गो के बाद है लिब्रा। लिब्रा वाले जो हैं थोड़ा सैड एनर्जी नज़र आ रही है। लिब्रा से पहले हमारे साथ लिब्रा से पहले हमारे साथ है निदा कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम निदा। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी निदा, क्या सवाल है आपका? मुझे अपनी क्या कहते हैं शादी के बारे में पूछना है। किसकी शादी के बारे में? अपनी शादी के बारे में। जी जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1991, 31 जुलाई 1991। 31 जुलाई 91। जी उनसा ठीक है। अच्छा, निदा की शादी। हाँ, मुझे लगता है निदा आपके रिश्ते तो आते हैं लेकिन जो आपके एक्सपेक्टेशंस हैं वैसे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तो बात नहीं बनती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक फ़ास्ट एनर्जी नज़र आ रही है। 3 माह यानी कि 3 मंथ्स के बाद जो है वो एक ज़बरदस्त सा रिश्ता आएगा और कोई ऐसा होगा जो सेल्फ मेड होगा या उसका अपना बिजनेस होगा। ठीक है, तो कोई वेल ऑफ ही पर्सन नज़र आ रहा है और शादी आपकी हो जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले ही अगर आप प्रोग्राम देख रही थी तो मैंने या लतीफ़ो पढ़ने के लिए दिया था। आप इशा की नमाज के बाद 101 मरतबा डेली आप ये या लतीफ़ो पढ़िए, इंशाल्लाह बहुत जल्द शादी हो जाएगी इंशाल्लाह। जी अच्छा, अब हम बात कर रहे थे लिब्रा की और वक्त हो जाता है ख़वातीन और ज़ात एक छोटे से ब्रेक। वाकई ब्रेक का टाइम है क्या? ब्रेक नहीं, वक्त हो जाता है एक ब्रेक का और लिब्रा के बारे में आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और उनसा हमें बता रही है कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। जी उनसा बात करते हैं लिब्रा के हॉरोस्कोप की। उससे पहले शेफ मुनीसा रेसिपी बता दें। नहीं, खाना आज जब तक नहीं पकेगा जब तक लिब्रा का नहीं पता चलेगा। आज खाना यहीं पे रुका रहेगा। जल्दी से उनसे लिब्रा का बताओ। अब नहीं आप कुछ बोलिएगा बीच में। अच्छा हाँ बिल्कुल, जो है ना। अच्छा, आज हम बात ड्रेस कहाँ से लिया? ये ड्रेस सेल प्लीज बताएं। लिब्रा का बताएं। तो लिब्रा की बात करते हैं। लिब्रा वालों की इस हफ्ते थोड़ी सैड एनर्जी नज़र आ रही है। पता नहीं कोई पुरानी मेमोरी याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी पुराना दोस्त उनको याद होता हुआ नज़र आ रहा है, किसी के साथ ब्रेकअप है तो उसको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। और कुछ पुरानी चीज़ें हैं जो बार बार आपके माइंड में आती हैं। कुछ रिग्रेट हो रहा है कि काश मैं ये ना करता, इसके साथ दोस्ती ना करता तो मेरे साथ ये ना होता, इसके साथ रिलेशनशिप नहीं होता तो ये होता। तो थोड़ी सी अफसोस वाली एनर्जी नज़र आ रही है। और उसके अलावा काम में डिफरेंट अपॉर्चुनिटी, डिफरेंट ऑप्शंस आपके सामने आ सकते हैं। मुख्तलिफ़ काम आप इस हफ्ते करते हुए नज़र आ रहे हैं। जॉब के साथ बिज़नेस कर सकते हैं, जॉब के साथ घर पे टाइम देते हुए नज़र आ रहे हैं, ट्रैवलिंग नज़र आ रही है। बस थोड़ा हेल्थ में आपने थोड़ा सा फोकस करना है, टाइम देना है हेल्थ को, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इस हफ्ते सोचते हुए नज़र आ रहे हैं और दिमाग का ताल्लुक़ होता है पेट से। तो स्टमक से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, या सर में दर्द हो सकता है, या बैक में आपको पेन हो सकता है। तो सोचिए कम और अपनी हेल्थ पे फोकस कीजिए, अपनी डाइट पे फोकस कीजिए और एक्सरसाइज ज़रूरी है आपके लिए। लिब्रा के बाद है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए बहुत अच्छी एनर्जी, हैप्पीनेस नज़र आ रही है, सफ़र नज़र आ रहा है, ट्रैवलिंग आपको बहुत फ्रेश कर सकता है। कोई भी कुछ छोटा सा ट्रैवल कर सकते हैं या कहीं अब्रॉड जाने के चांसेस भी नज़र आ रहे हैं। कोई फॉरेन ट्रिप भी आ सकता है। शादी के स्कॉर्पियंस के ज़्यादा नज़र आ रहे हैं चांसेस। बहुत सारे लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन हो सकता है, किसी गैदरिंग में जा सकते हैं, किसी इवेंट में जा सकते हैं, घर में हो सकते हैं, फैमिली में किसी की शादी भी हो सकती है। तो मिलजुल कर एक सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। हेल्थ का भी, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, स्टेबल रहेगी, काम में ग्रोथ नज़र आ रही है, जॉब में
प्रमोशन हो सकती है। सेजिटेरियस वालों के लिए रिलेशनशिप में कोई आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ सकता है, आपकी शादी के भी चांसेस नज़र आ रहे हैं। सेजिटेरियस वालों को कोई इस हफ्ते गुड न्यूज़ भी मिलती हुई नज़र आ रही है। बहुत सारे कैप्रिकॉन्स जो हैं अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं और रिलेशनशिप में उनको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, कोई बच्चे की पैदाइश हो सकती है, प्रेगनेंसी के भी चांसेस हैं। काम थोड़ा सा स्लो लेज़ी फील कर सकते हैं, ऑफिस में लेट जा सकते हैं। आप किसे मैसेज कर रही हैं? ये देखिए कैसा वार किया मैंने। उनसा ने अभी कहा कि कोई पुरानी याद आपको तंग कर रही है। हाँ। और हमने आपको सोच में डूबे पुराने दोस्त को मैसेज कर रही हैं। पुराने अब कोई नहीं मेरी जिंदगी में, जो गए वो चले गए, वो चले गए। बात खत्म हो गई। अच्छा, एक्वेरियस की बात करते हैं। एक्वेरियस वाले जो है वो एक्टिव बहुत नज़र आ रहे हैं इस हफ्ते, घर के काम भी कर रहे हैं, बाहर के काम भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत बिजी रहेगा इनका ये हफ्ता। और इसके अलावा काम में स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही, लेकिन आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा हसद करते हैं, तो उनसे दोस्ती नहीं करें, उनको थोड़ा इग्नोर करें। जेलसी नज़र आ रही है। एक्वेरियस के बाद है पाइसेस वाले सेहत का ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा बिजी ओवरबर्डन हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ हो सकते हैं आपको। और उसके अलावा जो है वो आपको अपने कैश जहाँ पे डॉक्यूमेंट रखते हैं चोरी का भी खदशा है, तो अपनी कीमती चीज़ें जो है वो केयरफुली रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया उनसा, थैंक यू वेरी मच। शेफ मुनीज़ा आप तो रेसिपी बता दें। हाँ चलो अब रेसिपी बता देते हैं, ठीक है। अच्छा, हमने आपको बताया था कि हमने यहाँ पे एक बिस्किट ले लिया था, कोई भी चॉकलेट बिस्किट ले लीजिए आप, ठीक है। उसको हमने क्रश कर लिया, उसके अंदर बटर ऐड किया, उसको लेयर अप कर दिया इसमें। उसके बाद अब हमने यहाँ पे ऑरेंज जूस लिया है, ये इसके ऊपर डालेंगे हम। तो ये बिल्कुल एक केकी सा टेक्सचर आ जाएगा इसका ना। और ये सारा जो है ना, ये जूस तकरीबन हमने ले लिया है 250 ml, तो ये तकरीबन 1 पाव के करीब जूस है। ये बिस्किट सोक कर लेंगे इसको और इससे बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आएगा। साथ में जो ऑरेंज का पल्प होता है वो मैंने ले लिया है, वो इसके ऊपर ऐड करूँगी, ठीक है। आपने क्या करना है, इसके सीड्स निकाल देने और ये पल्प इस पर डालना है, ठीक है। तो ये हम इसके ऊपर सेट कर देंगे, लेयरिंग में सेट होगा, बड़ा मज़े का बनता है। और चॉकलेट और ऑरेंज का ना बड़ा अच्छा सा प्यारा सा कॉम्बो है, वो बहुत अच्छा लग रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे ना हमने विपिंग क्रीम ली थी, इसको मैंने बीट कर लिया था। इसके अंदर मैंने ऑरेंज जेली क्रिस्टल्स जो होते हैं कोई भी कंपनी के ले लीजिए, वो ऐड करके मैंने इसको बीट कर लिया, मिक्स कर लिया। और इसके अंदर थोड़ा सा कंडेंस मिल्क ऐड करूँगी। वैसे विपिंग क्रीम ऑलरेडी मीठी होती है, जेली क्रिस्टल्स में भी शुगर एडेड होती है, तो कंडेंस मिल्क बस थोड़ा सा ऐड करेंगे इसका फ्लेवर इन्हांस करने के लिए, थोड़ा सा मिठास और बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैं 2 से 3 टेबलस्पून के करीब इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करके इसको मिक्स कर दूँगी और इसकी लेयर हम दे देंगे इसमें, ठीक है। तो ये हमने इसमें मिक्स करना है और बहुत इजी क्विक बनने वाला रेसिपी है। कुकिंग का प्रोसेस इसमें नहीं है, लेकिन इतना मज़े का बनता है कि आप इंजॉय करेंगे। और इस वीकेंड पे ये रेसिपी ज़रूर आप ट्राई करिएगा ताकि आप लोग को मज़ा आए इसको खाने में, ठीक है। अब जो है ये इसकी लेयर हम दे देंगे और उसको चिल करके खाइएगा, कोशिश करिएगा इसको 1 रात पहले बना लें और फिर इसको ओवरनाइट रख दें, तो नेक्स्ट डे तक ये इतना मज़े का हो जाएगा चिल। और वैसे ही जब भी व्हिपिंग क्रीम आप ऐड करते हो तो वो बिल्कुल आइसक्रीम का टेक्सचर दे रही होती है, ठीक है। तो इसको जितना भी है इस पर स्क्रैप करके आपने निकाल लेना है अच्छी तरीके से। कोई भी चीज़ कोशिश करा करें जब भी अपने किचन में खाना बना रहे हो वेस्ट ना किया करें। खाना अल्लाह पाक ने हमें इतनी इसकी नेमत से नवाजा है, इतनी महंगाई के दौर में भी हम इतना अच्छा खाना खा रहे हैं, तो उसकी कदर करें। खाना कभी भी वेस्ट ना किया करें। कोशिश किया करें कि अपने घर में ना परिंदों के लिए कुछ इस तरह का लगा दें कि अगर कुछ बच जाता है, कोई रोटी है, कोई चावल है आपकी प्लेट्स में जो आप किसी को दे नहीं सकते, तो वो परिंदों को डाल दिया करें ताकि उनकी दुआएं भी मिलती हैं और माशाल्लाह परिंदे आके खा भी लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने इसके ऊपर लेयर दे दी इसकी, आप जिस तरीके से भी इसको सेट करना चाहें, ठीक है। और साथ साथ इसके ऊपर ये जो जेली है ये मैं ऐड कर दूँगी, ठीक है। आपने ऑरेंज जेली ले लेनी है, वो इसके ऊपर आपने बना के बिल्कुल क्रश करके आप ऐड करना इसको, ठीक है। अच्छा, एक तो मैंने ये आपको बोल में बना के दिखाया बहुत इजी तरीके से। इसी तरीके से आप लेयर अप करके शॉर्ट ग्लास में बना के और रख सकते हैं। और जैसे ही कोई दावत है, कुछ है, आपने सारे शॉर्ट ग्लास सेट कर लिए और जो है वो एक एक अपने गेस्ट को दे दिया, तो बड़ा प्यारा भी लगता है, खूबसूरत भी लगता है और वो जो है अच्छा भी लगता है। और मेहमान भी बड़े खुशी खुशी खाते हैं कि कुछ मज़ेदार सा उन्होंने सर्व करे। तो इस तरीके के ग्लासेस आते हैं छोटे से, आप इसमें जो है वो आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो इस पर हमारा मज़ेदार सा इंस्टेंट डिज़र्ट जो है वो रेडी है।
शेफ मुनीसा, थैंक यू वेरी मच, बहुत मज़ेदार लग रहा है, लेकिन ये मैं जुमे की नमाज के बाद ही खाऊंगा। बिल्कुल। उन सब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। ख़वातीन और हज़रात, 10 फरवरी है। आज पाकिस्तान की एक बहुत ही माया नाज नॉवलिस्ट, ड्रामा निगार, बहुत ही बेहतरीन प्ले राइट फातिमा सुरैया बजिया, आज उनकी बरसी है। फातिमा सुरैया बजिया को पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने हिलाल इम्तियाज़ और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा। जापान ने उनको अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया। CM की एडवाइज़र भी रह चुकी हैं। बेहतरीन ड्रामे उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए लिखे, जिसमें उरूसा, शमा, अना, जीनत, अनारकली, कितने ड्रामे हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अपने जवार रहमत में फातिमा सुरैया बजिया को जगह दे। उन जैसा काम आज तक किसी ने नहीं किया है। ख़वातीन और हज़रात, आज फ्राइडे का दिन है, वीकेंड आ रहा है, हम आपको विश करते हैं हैव अ ग्रेट वीकेंड। मंडे को फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक शानदार से शो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ज़रूर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिएगा वीकेंड पे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, हैप्पी वीकेंड, खुदा हाफिज़।